चलो बच्चों आ जाओ, प्लीज ध्यान देना सब लोग। हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा था, हमने बेसिक्स देखा था, जर्नल देखा था, लेजर्स देखा था। आ जाओ अब थोड़ा बहुत जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जिसके अंदर में एग्जाम में काफी बार बच्चों को सवाल आते हैं, सर पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है ना, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स आज थोड़ा बहुत वापस रिवाइज कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें जरूरी है अब वो हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज मैं आप लोगों को लिखवा के दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाना बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आपका चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, सेमिस्टर पैटर्न हो, राइट, वो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यार बच्चों, लिखो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में लेजर के बारे में कुछ जानकारी ली थी। लेजर के हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन टिल डेट सॉल्व किए, जिसमें जर्नल एंट्रीज भी पास किए हैं और पोस्टिंग भी की है ना, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना सब लोग। अच्छा, लेजर मैकेनिकल वर्क है, डेबिट का क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट का डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये जर्नल एंट्री है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, बराबर है। कंपाउंड एंट्री की भी पोस्टिंग आज बताऊंगा, जहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट एक ही एंट्री में आ रहे हैं। अभी तक जो भी आपने किया वो सब सिंपल सिंपल थे लेजर्स, आज हम लोग उससे एक लेवल थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहां पे एक ही एंट्री में 3-3, 4-4 अकाउंट आ रहे हैं। 4 अकाउंट आ गए तो पोस्टिंग कैसे करना, तो वो भी बताऊंगा। तरीका वही है, उसमें अलग कुछ नहीं है, बस आपसे मैं प्रैक्टिस करवा के लूंगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात हम लोग करते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल वे, लिखना है सभी ने, और दूसरा कौन सा है, मॉडर्न वे। ट्रेडिशनल वे की अगर बात करूं तो हम लोग अकाउंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक तो होते हैं पर्सनल अकाउंट और दूसरे इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स, यस और नो। सभी ने ध्यान देना बेटा अच्छे से, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, राइट, प्लीज ध्यान देना। नहीं नहीं अजिंक्य, सब उसी का पार्ट है ना, जहां तक आपने लिखा उसी के आगे लिखना बेटा। एक पर्सनल अकाउंट और दूसरे इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, लिखो, ऑल नेचुरल एंड artificial persons, all natural and artificial persons were covered in this category. All natural and artificial persons covered in this category, yes or no। आ जाओ, इम्पर्सनल अकाउंट में 2 कैटेगरी के अकाउंट्स आते हैं, जो पर्सन तो नहीं है, इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल जो पर्सनल नहीं है। बच्चों प्लीज ध्यान देना अच्छे से, जब ये आप देख रहे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मैंने अभी तक जितना भी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बताया, जर्नल लेजर बताए, वो आपने देख लिया है। जितना भी अभी तक मैंने बेसिक जर्नल लेजर बताया वो सब आपने देखा है, उसके बाद आप ये देख रहे हो बेटा अभी, राइट। इम्पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा एक रियल अकाउंट, एक आएगा रियल अकाउंट और दूसरा आएगा नॉमिनल अकाउंट। एक आएगा रियल अकाउंट और दूसरा आएगा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा बेटा, एसेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट जो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो चुके हैं वो फिर से यहां पे आएंगे क्या, नो, बराबर।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी आते हैं, बराबर। वो अकाउंट जो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में आ चुके हैं वो फिर से रियल में नहीं आएंगे। रियल में कौन से अकाउंट्स आएंगे? सारे एसेट्स के। एसेट्स के एग्जांपल दो मुझे। कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। यस और नो? चाहे वो टेंजिबल असेट हो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे इनटेंजिबल हो। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिया, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, बोलो बेटा, एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट ऑलरेडी जो पर्सनल में आ गए वो फिर से रियल में नहीं आएंगे, राइट। ये बात समझ में आई सभी को? उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ये मैं आपका बेस इसलिए तैयार कर रहा हूं क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपका जो आगे का मेन सिलेबस है वो अब अपना बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। मेन सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट, डिप्रिसिएशंस, सब्सिडायरी बुक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका मेजर पेपर इन टॉपिक्स के ऊपर बिखरा हुआ रहेगा। यस सर नो? सब्सिडायरी बुक्स में पेटी कैश बुक, इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम, काफी सारी चीजें देखनी है बेटा। यस और नो? तो आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब कोई अपसेंट मत रहना बेटा, कोई भी। अर्णव, बरोबर है, विनीत, कोई भी बच्चा बेटा आप अपसेंट बिल्कुल नहीं रहना किसी ने भी। अब मेन टॉपिक जब, और जिस दिन टॉपिक का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे रहेगा, पहले दिन तो गलती से भी अपसेंट मत रहना। पहले 3 दिन अगर फर्स्ट 3 डेज में ही कोई बच्चा अपसेंट है तो वो टॉपिक उसको तकलीफ दे सकता है। तो थोड़ा सा आपने अपसेंट के ऊपर कंट्रोल करना है ना। और बनती कोशिश मैं चाहता हूँ कि आपने यहीं पे आके बैठना है, बरोबर, ताकि आप तब के तब मुझसे डाउट पूछ सको। और जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आप भी मुझे डाउट तब के तब पूछो। अच्छा, आप दोनों का फायदा किसको होगा? जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसको, क्योंकि रिकॉर्डेड वाले के मन में जो भी डाउट आएंगे वो या तो तुम्हारे मन में यहाँ पे आ जाएंगे या तो लाइव स्ट्रीमिंग के मन में आ जाएंगे, यानी कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं है। तो आपने एकदम रेगुलर क्लास में आके बैठना है। अब छुट्टी नहीं लेना है, बरोबर। अब छुट्टी तभी रहेगी जिस दिन मैं छुट्टी दूंगा, बरोबर। अब आप अपसेंट मत रहना, ऐसा आपकी तरफ से मत होने देना कुछ भी। चलो ध्यान देना। सो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में कौन से आगे? रियल और नॉमिनल। एग्जाम्पल लिखो, आप सबके भरपूर एग्जाम्पल्स लिखना है सभी ने। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखो बेटा। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन लिखो। सबसे पहले डेटर्स लिखो, क्रेडिटर्स। डेटर्स के अकाउंट हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर कुछ लेना है। क्रेडिटर्स हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है। उसके बाद लिखो बैंक, बैंक अकाउंट, ये भी पर्सन है। सर क्यों? अरे बाबा आर्टिफिशियल पर्सन है ना बैंक। नेचुरल पर्सन हम आप जैसे लोग जो नेचुरली पैदा हुए हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो पैदा हुआ है अंडर लॉ, ऐप डाउनलोड होता है। आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेट होता है, हम नेचुरली पैदा होते हैं। समझ में आया सभी को? बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान से सुनना। नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन दोनों भी पर्सन यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल रिलायंस कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन। हरीश मथारिया नेचुरल पर्सन। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन। आप लोग नेचुरल पर्सन। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो पैदा हुआ है अंडर लॉ, जो पैदा हुआ है अंडर लॉ। समझ में आया सभी को? और भी बहुत सारे एग्जांपल है आर्टिफिशियल पर्सन के। लिखो कंपनी, कंपनी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है ना, वो डॉक्टर्स एसोसिएशन है ना, लॉयर्स एसोसिएशन, ऑटो वालों का एसोसिएशन, लेबर का यूनियन, लेबर एसोसिएशन। यस और नो? ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये भी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। देख दे, ये भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। यस और नो? उसके बाद और लिखो आगे, ट्रस्ट, उसके बाद हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल कोई अगर कंपनी होगी तो ऑलरेडी ऊपर आ गया, बट फिर भी मैंने लिखवा के दे दिया, बरोबर है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल पीएमसी, पीसीएमसी, जिला परिषद है ना,
पीसीएमसी, ये सब पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, तालुका, तो ये क्या बोलते हैं, तहसील, ग्राम पंचायत, है ना, अपनी लोकल अथॉरिटी में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई कॉर्पोरेशन, तो ये सब लोकल अथॉरिटी हो गई, तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ बात समझ में आई सभी को? सो पर्सनल अकाउंट में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स कवर्ड हो जाए। उसके बाद रियल अकाउंट में क्या आएगा, लिखो इसके एग्जाम्पल, सब लोग एग्जाम्पल लिखना है। कैश अकाउंट, कार अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्लांट मतलब अपना वो झाड़ नहीं है, प्लांट एंड मशीन, और मशीन, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। ये लास्ट की जो चार है ये इंटेंजिबल असेट है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इनकी वैल्यू होती है। ऊपर की जो है कुछ एग्जांपल्स, ये टेंजिबल असेट है। आप भी ऐसा लिखेंगे बेटा, यस और नो? चलो आगे सब लोग साथ मेरे साथ साथ पढ़ो, यहीं पे बैक ऑफ द माइंड में उसके बारे में सोचो, यहीं पे उसे रिकॉल करो, यहीं पे खत्म कर दो, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं घर पे। बैक ऑफ द माइंड में कुछ और मत चलने दो, फ्रंट माइंड में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बैक ऑफ द माइंड में जो मैंने करवा दिया उसके बारे में सोचना शुरू करो, बरोबर है? उसके बाद एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम गेन के एग्जांपल्स लिखो बेटा। एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन, सैलरी, इंटरेस्ट, लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, EQ, अर्थक्वेक, प्लीज आप पूरा लिखना, हाँ बोल बेटा। कमीशन, रिसीव्ड बोल, पेड बोल, दोनों भी यहीं पे आ जाएगा नॉमिनल में। कमीशन रिसीव्ड इनकम, कमीशन पेड एक्सपेंस, चाहे इनकम बोलो चाहे एक्सपेंस बोलो, आएगा तो नॉमिनल में। कमीशन मिल रहा है नॉमिनल अकाउंट, कमीशन पे कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट, सैलरी दे रहा हूँ नॉमिनल, उसके बाद में रेंट मिल रहा है नॉमिनल इनकम, रेंट पे कर रहा हूँ नॉमिनल एक्सपेंस, रेंट मिल रहा है इनकम, उसके बाद लॉटरी लग गई गेन, डिस्काउंट दे रहा हूँ खर्चा, डिस्काउंट मिल रहा है इनकम, डिस्काउंट दे रहा हूँ वो लॉस नहीं है। फिर तो ऐसी बात हो गई कि हम खुद लॉस बेयर कर रहे हैं, हम खुद लॉस कर रहे हैं, समझ में आया क्या? डिस्काउंट को लॉस नहीं बोलना, मतलब सोचो तुम खुद जानबूझ के लॉस कर रहे हो बिजनेस के अंदर में, फिर तो सैलरी को भी लॉस बोल दो, जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हो। अरे हमें फायदा मिलता है उससे, जिस चीज से हमें इमीडिएट फायदा मिल रहा है, डिस्काउंट से फायदा क्या मिल रहा है, या तो माल बिक रहा है, या तो कस्टमर से पैसा जल्दी आ रहा है, कैश डिस्काउंट होगा तो, रेट डिस्काउंट होगा तो माल बिक रहा है। कुछ फायदे के लिए किया हुए पेमेंट को खर्चा बोलते हैं। फिर तो आपके मम्मी पापा आपके लिए जो फीस, ट्यूशन फीस दे रहे हो, लॉस है क्या? एक्सपेंस है वो, क्योंकि उन्हें बदले में कुछ मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रहा है, एनवायरमेंट मिल रहा है, माहौल मिल रहा है, जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। अब तक जो आप सोचते थे, आपको और मेरे से जब पढ़ोगे 11वीं 12वीं में कुछ नई चीजें समझेगी, उसके बाद में आगे और पढ़ोगे जीवन में और नया कुछ समझेगा, और जब आप खुद पैसा कमाना शुरू करोगे तो फिर तो पता नहीं क्या 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 समझ में आएगा। यस और नो? तो हाँ बोल बेटा। वो भेदे सर ने लॉस बताया था। हाँ वही। नहीं लॉस नहीं रहे। और बताओ बेटा। नहीं टैक्स नहीं आएगा एक्सपेंस में, बरोबर। और बताओ बेटा। हाँ सैलरी, इंटरेस्ट बताता हूँ, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ध्यान से सुनना, अगर प्रोप्राइटरी और सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म है तो टैक्स ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए, बताओ? ड्राइंग। टैक्स ये ओनर का पर्सनल पेमेंट है, लेकिन कंपनी अगर है तो टैक्स उसके लिए खर्च, क्योंकि वहां पे कंपनी बेयर करती है। वो वहां पे टैक्स कौन बेयर कर रहा है? वहां पे कंपनी बेयर कर रही है। यस और नो? तो वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। क्लियर? लिखा सभी ने? और बताओ बेटा। सैलरी, इंटरेस्ट, लॉस, कमीशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, हाँ रेंट लिख दिया ना, रेंट, कार्टेज, ऑक्ट्राई, फ्रेट, बाप रे बाप कितने सारे आइटम है। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या?
सो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं अकाउंट्स को ट्रेडिशनली क्लासीफाई करूं, ध्यान से सुना मुन्ना, ट्रेडिशनली क्लासीफाई करूं तो कितने कैटेगरी के बताओ, 3। मोटा अगर मोटा मोटी तौर पे देखना है तो 2, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में और 2, कौन से, रियल, नॉमिनल। सर जनरली कैसी बातें करते लोग इसके अंदर में, ये देखो ऐसा बोलते 3 कैटेगरी के अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल नॉमिनल क्या है, इम्पर्सनल। लेकिन अगर ट्रेडिशनल में अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, PRN याद रहेगा सभी को, PRN, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बोलो एक बार, बोलो बेटा, बताएंगे ना, हाँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, क्लियर है। लाइफ स्टॉक रियल में आएगा ना, रियल, रियल, लाइफ स्टॉक, इन स्टॉक, रियल अकाउंट, बरोबर। चलो आगे, असेट रही, यहां तक क्लियर है सभी को, पक्का। एक बार देख लेने जरा, ध्यान दे बेटा। पर्सनल अकाउंट में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन आ जाएंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, AOP, है ना, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब कहां पे आ जाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद रियल में क्या आ जाएगी, ध्यान देना सब लोग, ऑल एसेट्स, बट वो जो ऑलरेडी पर्सनल में आ गए वो नहीं लेना, क्योंकि पर्सनल के अंदर में मान लो मुझे किसी बैंकिंग कंपनी से पैसा लेना है या मुझे किसी पार्टी से पैसा लेना है तो वो सब मेरे लिए क्या बन जाते हैं, डेटर। डेटर आप बैलेंस शीट के कहाँ लिखते हो, एसेट साइड में। तो कुछ बच्चा कंफ्यूजन वहां पे पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, भले ही डेटर आप बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हो बट वो रियल में नहीं आएगी, वो क्या है, पर्सनल, क्लियर। इसलिए मैंने पहले लिख दिया, वो अकाउंट जो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में आ गए वो फिर से रियल में नहीं आएंगे। अदर देन पर्सनल सारी एसेट्स कहाँ पे आ जाएगी, रियल में। बोल बेटा, सब राम्स कैपिटल पर्सनल, श्याम्स कैपिटल पर्सन, कोई भी रहो पर्सन। और ये कैपिटल जो अकाउंट होता है कौन सा है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है पहले एक बार समझ लो। जब कभी भी, ध्यान से सुनना, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, सैलरी पेएबल, मेरा एक छोटा सा सवाल है, सैलरी पेएबल, मुझे बताओ ये कौन सा अकाउंट है, सैलरी पेएबल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हाँ बोल आदित्य, बोल बेटा, पर्सनल, पर्सनल। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये है नॉमिनल, और ये है पर्सनल, ये है पर्सनल। ये पर्सनल है, ये 99.99% करेक्ट है, 100% करेक्ट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव क्यों, क्योंकि ये सैलरी पेएबल उन तमाम एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन जिन को सैलरी देना बाकी। जब कभी भी कोई एक अकाउंट किसी एक से ज्यादा पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कोई एक अकाउंट जो जिसका अकाउंट है उसी के नाम से बना लिया, जिसका अकाउंट है उसी के नाम से बना लिया, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं है। मान लो एम्प्लॉय को मुझे सैलरी देना है, एम्प्लॉय का नाम है राम, राम अकाउंट बना लिया, अब ये राम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल है। बट सैलरी पेएबल ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, जिसको सैलरी देना बाकी। जब भी कोई अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करता है और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कौन सा अकाउंट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बात समझ में आई, बोल। पर्सनल अकाउंट एक इंसान से जुड़ा रहता है क्या, नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन से जुड़ा रहता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट, बरोबर, क्लियर है। ये लिखा मुन्ना सभी ने, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, पक्का, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग मॉडर्न वे की। मॉडर्न वे में कैसे क्लासिफाई होगा, ध्यान से सुनना, एसेट्स, लायबिलिटीज, बोलो बेटा, इनकम, एक्सपेंसेस, खत्म, आ गया ना लायबिलिटी में, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। कुछ लोग क्योंकि वो किसी को देना है,
किसको देना है? ओनर को। हर वो चीज जो बिजनेस किसी न किसी को देने वाला है वो सब क्या है? लाइबिलिटी। बरोबर। कुछ लोग मॉडर्न वे में ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं। सर ड्राइंग नहीं आएगा क्या? आ गया ना, लाइबिलिटी में कैपिटल है तो ड्राइंग डेबिट बैलेंस असेट साइड में लिख दो, कैपिटल कम या निगेटिव कैपिटल बोल दो या निगेटिव लाइबिलिटी बोल दो। कुछ लोग ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं, एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन्स। वैसे सारे अकाउंट इसमें भी कवर हो ही जाते, बट हम लोग डिटेल में 5-5 कैटेगरी क्यों लिखते हैं? क्योंकि एंट्रीज पास करते समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस और नो? क्लियर है? ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर, बोलो बेटा कौन से तरीके से? पर ट्रेडिशनल वे और ये क्या है? मॉडर्न वे। मॉडर्न वे में ये दोनों सेम ही है, बस इतना है कि इन चारों को थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया तो कितनी कैटेगरी होगी? 10, जो हमने पढ़ी थी, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस एंड इनकी अपोजिट लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सर एग्जाम में मॉडर्न वे का पूछा तो पहला लिखना कि दूसरा? दोनों में से कोई भी लिखा तो भी चलेगा, बरोबर है। आपकी बुक के अंदर में पहला वाला तरीका दिया है तो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस भी आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा सभी ने? मैं इसको स्क्रॉल करूं? लिखो बेटा, फटाफट से लिख लो। डन? ऑल सेट? इसके बाद लिखो बेटा, प्लीज ध्यान दे दो, लिखना है सभी ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का लिखो अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लिखे हैं बेटा सब लोग, हाँ, साथ साथ में। लिखा गया? कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक और नाम है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट? लिख रहा है बेटा, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन कभी कभार भूले भटके आ जाते हैं इस टाइप का, है ना? आए तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, बरोबर है क्या? ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपको पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे है, जैसे मैं आपको पूछ लिया ऋतिक रोशन के फीचर्स कैसे है, टॉल, ब्रॉड शोल्डर, हैंडसम, और आप बताओगे ना फीचर्स, ऐश्वर्या के फीचर्स कैसे है, तो वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ फीचर्स है। अकाउंटिंग क्या करता है, ये अकाउंटिंग के फीचर्स उसके ऊपर निर्भर करता है। अकाउंटिंग के फीचर्स और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताओ तो जरा। सबसे पहले तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है कि नहीं वो चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आप आरती उतारोगे कि रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद आप आगे क्या करते हो? पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हो? पोस्टिंग। पोस्टिंग के लिए क्या वर्ड बताया था मैंने? क्लासिफाइंग, बराबर है क्या? क्लासिफाइंग के बाद आप क्या करते हो? समराइजिंग। समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, ये सर नो। समराइज करने के बाद क्या करते हो? एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद क्या करते हो? इंटरप्रिटेशन। और जो आपने इंटरप्रेट किया, जो समझा, अब वो खुद के लिए है या आगे कम्युनिकेट करने के लिए? आगे कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग, यस और नो? क्लियर है? तो ये अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। आसान भाषा में हमारी अकाउंटिंग साइकिल ही तो है। ये है क्या? तो सबसे पहला काम क्या, लिखो बेटा इसका। सबसे पहला एट्रीब्यूट और सबसे पहला कैरेक्टर लिखना है इसका। डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो फटाफट से। आइडेंटिफाइंग
द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, देखो फटाफट से, आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, लिखा बेटा सभी ने? अच्छा मैं भी लिख दूं, ये हो गया सर, लिख दिया, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लिखना। लिखो इसी के अंदर में आगे लिखो बेटा, अकाउंटिंग records, accounting records only those transactions, accounting records only those transactions, those THOSC, those transaction, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है आपको पता है? यस एग्जैक्टली, आगे लिखो दोस ट्रांजेक्शन विच वी कैन, विच WHICH, विच we can we can measured, in terms of money. very good, in terms of money, which we can measured, MEASURED, फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग records only those transaction which we can measure in terms of money, बस ये उसका सबसे पहला फीचर है, सबसे पहला कैरेक्टर है। कोई लड़का बहुत बदमाश होता है, हर बार गलत काम करते हैं, तो वही उसका क्या बन जाता है? कैरेक्टर। अकाउंटिंग जो करता है वही उसका क्या बन गया? कैरेक्टर। याद रखने के लिए मनी वर्थ नहीं आएगा ना? इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनीज वर्थ भी आ गया ना। ये फर्नीचर इन टर्म्स ऑफ मनी है, कैमरा इन टर्म्स ऑफ मनी है, मनी इन टर्म्स ऑफ मनी है, बरोबर है? क्लियर? लिखो बेटा, दूसरा एट्रीब्यूट लिखना है अभी, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, बरोबर। अकाउंटिंग records transactions, accounting records transactions in the books of account। अकाउंटिंग क्या करता है? वही उसका फीचर बन गया, जो आप करते हो वही आप बन जाते हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, in the books of accounts using rules of debit and credit, using the rules of debit and credit। तीसरा, रिकॉर्डिंग तो आपने डेबिट क्रेडिट तो लिख दिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद आपको क्या पता चलना चाहिए? उसकी अमाउंट। यस और नो? क्लियर है क्या? सब लोग लिखना बेटा, सभी लोग तो लिख लो। तीसरा लिखो मेजरमेंट। बगैर मेजरमेंट के आप रिकॉर्ड कर पाओगे क्या? यस और नो? बगैर मेजरमेंट के आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, है ना? तो ऐसा लिखो बेटा, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, फटाफट से लिखना है, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, सभी ने लिखना है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन जेडीपीडी जो कोई भी जैसे भी देख रहा है बेटा। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के बाद कॉमा, फर्स्ट you have to measure, MEASURE, first you have to measure the given transaction का स्पेलिंग TRANSACTION, फर्स्ट यू हैव टू मेजर द गिवन ट्रांजैक्शन। कैसे मेजर करना है बताओ? इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of money, first you have to measure the given transaction in terms of money। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अरे मुझे एक बात बताओ, आपने ट्रांजैक्शन देख लिया, अब उसकी अकाउंटिंग करना है, तो अकाउंटिंग करने के लिए आप लोगों को मनी और मनीज वर्थ में उसका ये पता तो होना चाहिए, मेजरमेंट। किसी ट्रांजैक्शन को अगर आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर ही नहीं कर सकते, तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बहुत ज्यादा सुखी हूं, हैप्पी, इसको हम लोग पैसों में मेजर कर सकते हैं? नो।
मैं इसकी अकाउंटिंग कर सकता हूँ? नो। मेरे पास कैमरा है, मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ? यस। मनी में मेजर कर सकते हैं। मेरे पास पंकज है, अकाउंटिंग कर सकता हूँ? नो। मनी में मेजर नहीं कर सकते। मेरे पास टीवी है, अकाउंटिंग कर सकता हूँ? यस। मेरे पास दिमाग है, अकाउंटिंग कर सकता हूँ? नो, क्योंकि ये चीजें मनी में मेजर नहीं होती है। पंकज, स्टाफ, ब्रेन, स्किल, यस और नो। हाँ, उस स्किल को मैंने यूज करके किसी को कुछ सर्विस दिया, बदले में पैसा मिलेगा, तो वो सर्विस जो मैं दे रहा हूँ वो सेल बोल के रिकॉर्ड जरूर करो। यस और नो। जहां पे या जिस ट्रांजेक्शन को आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर रहे हो, उसी ट्रांजेक्शन का आप क्या करोगे? अकाउंटिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ मत देखो ऐसे गुस्से से, ये नेचर है अकाउंटिंग का, ये फीचर है उसका, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यस और नो। सर ये तो गलत बात है। हाँ, यही कैरेक्टरिस्टिक्स कल चल के उसका लिमिटेशन बनने वाला है। जब हम लोग आगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे ना, तब यही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कोसने वाले हैं। ऐसा कहते हैं ना, किसी की सुंदरता ही उसको मार देती है। जैसे खास करके लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है। कोई लड़की बहुत खूबसूरत है दिखने में, तो उसकी खूबसूरती उसके लिए प्लस पॉइंट भी है, और उसकी यही खूबसूरती उसके लिए कभी कभी नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। यस और नो। तो वैसे अकाउंटिंग का एक फीचर भी है, जो हम लोग मनी और मनीज वर्थ में जो ट्रांजेक्शन है उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, और ये उसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्यों? अब तुम मुझे एक बात बताओ, टाटा कंपनी से रतन टाटा साहब ने रिजाइन कर दिया, रतन टाटा ने टाटा कंपनी लेफ्ट कर दिया। अब उनके पास टाटा के शेयर जरूर होंगे, बट वो टाटा कंपनी के मैनेजमेंट में है क्या? नो। अब इससे टाटा के बिजनेस पे इंपैक्ट होगा कि नहीं? करोड़ों का। बट तुम बताओ, इस दुविधा को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नो। समझ में आया क्या? मतलब इतना बड़ा इंपैक्ट होने वाला बिजनेस पे फिर भी इसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते। कितनी परिस्थिति की विडंबना है, बताओ। कोई डायरेक्टर कंपनी का मर गया, डेथ हो गई उसकी रोड एक्सीडेंट में, कंपनी पे इंपैक्ट होगा? यस। बट अकाउंटिंग कर सकते हैं? नो। दो डायरेक्टर्स के बीच में पॉलिटिक्स चल रही है, झगड़ा चल रहा है ना, मारामारी हो गई है, इसका कंपनी पे इंपैक्ट होगा? कंपनी में एक दूसरे के कान के नीचे रख दिया दोनों डायरेक्टर ने, बोलो इसका इंपैक्ट होगा? यस। अकाउंटिंग होगी क्या? नो। समझ में? तो कुछ ऐसी खास चीजें जिसका बिजनेस पे इंपैक्ट होता है, बट उस इंपैक्ट होने के बावजूद भी हमारा अकाउंटिंग बस उसे देखते रहता है और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख नहीं सकता। ये हमारे अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। यस और नो। सो अकाउंटिंग के अंदर में नेचुरल लव, अफेक्शन, डेथ, बर्थ, वॉर, डिस्प्यूट्स, इन सारी चीजों की अकाउंटिंग नहीं होती है। अब मेरे पास इतने अच्छे अच्छे स्टाफ है, वो स्टाफ की एक एक की वैल्यू करोड़ों में है, बट उनकी अकाउंटिंग कर सकता हूँ क्या? बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, पंकज 1 करोड़, कैसा दिखेगा? सोचो, पॉसिबल है क्या? नो। तो ये अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है, जो उसका कैरेक्टर है, आगे जाके तुमको लिमिटेशंस में भी ये वापस आने वाला है। उसके बाद लिखो बेटा, अगला कैरेक्टर लिखो, बोल मुन्ना। इसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे ना? किसकी? कैसे? प्लेस प्लेस एंड ऑर्डर की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसकी होती बताओ? जहां पे भी मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज होता है, उसी का अकाउंटिंग होगा। अब तेरी एक शॉप है, तेरी शॉप है कपड़े बेचने की, मैं आया तेरी शॉप पे, अर्णव भाई ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज ये किसी को बेचना मत, मैं कल लेके जाऊंगा, पक्का, कसम से लेके जाऊंगा। ना मैंने शर्ट लिया आज, ना मैंने 1 रुपया भी एडवांस दिया, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज ही नहीं हुआ, तो मैं कितना भी बोलूं, मैं ऑर्डर देके भी गया तेरे को कि मत देना है भाई किसी को, बरोबर है, लिखित में ऑर्डर दे दिया, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज कर दिया, बट फिर भी अकाउंटिंग होगी क्या? नो। क्योंकि यहाँ पे मनी और मनीज वर्थ में कुछ एक्सचेंज हुआ ही नहीं। कुछ बात समझ में आया क्या? हाँ, 1 रुपया भी एडवांस दे दिया तो अकाउंटिंग फिर करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई सभी को? सर मॉनेटरी वैल्यू लिख सकते हैं? किसको? जैसे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू तुम आज लिख लो, लेकिन कल चल के तुमको आज के 3-4 साल बाद में मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम ऐसे 2 कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, 4 साल बाद आज के, समझ लो, बरोबर है। तो उस समय फिर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम की भी अकाउंटिंग होती है। नॉन मॉनेटरी मतलब वो नहीं जो तुम अभी देख रहे हैं, जिनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, वो नॉन मॉनेटरी नहीं होते। नॉन मॉनेटरी आइटम वैसे आगे आएगा 4-5 साल बाद, अब अभी की उम्र के, जैसे ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, बट अकाउंटिंग हो रही है ना इसकी, बरोबर है। ये नॉन मॉनेटरी है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, ये फैन नॉन मॉनेटरी आइटम है, यस और नो। बट मुझे अर्णव से 2000 रुपए लेने हैं, अर्णव डेटर जो है ना मेरा, वो मॉनेटरी आइटम है। जब कभी भी किसी पर्टिकुलर असेट से एग्जैक्ट कितने रुपए आने वाले हैं, या किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी की वजह से एग्जैक्ट कितने रुपए जाने वाले हैं, मुझे
सोहम को 500 रुपए देने हैं। सोहम भी मेरा क्रेडिटर होने के बावजूद भी मॉनिटरी आइटम है, क्योंकि एग्जैक्ट कितने देने हैं पता है 500, एग्जैक्ट कितने लेने हैं पता है 2000, यस और नो। तो डेटर मॉनिटरी आइटम, क्रेडिटर मॉनिटरी आइटम। बट ये टीवी बेच के अभी एग्जैक्ट कितना मिलने वाला है तुम में से कोई बता सकता है क्या? बेच बेच के पैसा आएगा, बट एग्जैक्ट कितना आएगा वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए ये टीवी नॉन मॉनिटरी आइटम, कार नॉन मॉनिटरी आइटम, लैंड बिल्डिंग नॉन मॉनिटरी आइटम। समझ में है? तो फिक्स वैल्यू पता नहीं तो मॉनिटरी, नहीं पता तो non-monetary। बरोबर? बट सर ऐसे तो फिक्स वैल्यू पता नहीं चलती ना किसी की। क्यों नहीं पता चल सकती? इन केस अगर मैंने इसको 500 रुपए का माल बेचा, बता इससे कितने लेने हैं? नहीं वैसे नहीं, अगर आप रीसेल में डाल तो आपके अगर आपको हाँ तो वो सब नॉन मॉनिटरी फिर। सर पर अगर बट नॉन मॉनिटरी मतलब ये मत करना कि अकाउंटिंग नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ ना, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का जो कॉन्सेप्ट है तुमको आगे 4-5 साल बाद आएगा। बरोबर है? पर अगर इस टीवी को बेचा तो उसकी तो अमाउंट पता रहेगी। कहाँ पता है? अभी बता सकता है क्या कोई? नहीं मुझे एक्चुअल में बेचना पड़ेगा ना। हाँ समझ में आया क्या? अभी तो जो भी मेरे बुक्स में इसकी वैल्यू दिख रही है, जितने मैंने खरीदा था उतने पे दिखेगी, यस और नो। बट अभी तक मैंने बेचू तो कितना मिलेगा वो मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैं इसको नॉन मॉनिटरी में डालता हूँ। तो नॉन मॉनिटरी मतलब ये मत समझना कि उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। पिछले 4 मिनट में मैंने जो भी डिस्कशन किया उसे भूल जाओ, डिलीट कर दो, ठीक है? हाँ सर, बोलो। खरीदते टाइम फिक्स वैल्यू रेट तो मॉनिटरी में आएंगे, किसमें? खरीदते टाइम परचेस करते टाइम खरीदते टाइम मैंने क्या किया? हाँ। फिक्स वैल्यू थी ना तब, बरोबर है। तो मॉनिटरी हाँ फिर मॉनिटरी में आएगा। और बताओ बेटा, किसी को इसमें डाउट? मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इग्नोर करना, ये आपके अभी काम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। आ जाओ। तो ये प्रोफेशनल कोर्स में हाँ मुन्ना अभी ध्यान दो सब लोग अच्छे से। आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेजरमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, देन उसके बाद में आगे लिखो क्लासिफाइंग। लिखा बेटा सभी ने? क्लासिफाइंग लिखो। Classifying is the process. Classifying is the process of placing. Placing. Classifying is the process of placing similar nature transaction. Of placing. वापस बोल रहा हूँ, classifying is the process of placing similar nature transaction at one place in a T-shape format. ऐसा कैपिटल टी लिखना इन्वर्टेड कॉमा में, at one place in a T-shape format। बरोबर है? ब्रैकेट में लिखो लेजर पोस्टिंग, ब्रैकेट में लिखो लेजर, LEDGER, LEDGER, लेजर पोस्टिंग। ब्रैकेट में लिखना है बेटा लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग लिखो बेटा। नेक्स्ट क्लासिफाइंग के बाद लिखना है सभी ने समराइजिंग। आगे लिखो समराइजिंग डैश इज इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग, इन्वॉल्व का स्पेलिंग INVOLVED, इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट करना, प्रेजेंटिंग PRESENTING, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा into pre-decided formats for pre-decided format for into pre-decided PREDECIDED pre-decided format for better understanding of
BETTER, better understanding of state of the affairs, for better understanding of state of the state of the affairs, AFFAIRS, state of the affairs of the business, of state of the affairs of the business, बिजनेस के जो भी स्टेट ऑफ द अफेयर्स है उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग जो क्लासिफाइड डेटा है उसको एक यूजफुल और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डाल देते हैं, है ना। आगे लिखो, सच यूजफुल, लास्ट सेंटेंस बस, सच यूजफुल फॉर्मेट्स, सच इसी पॉइंट में, सच यूजफुल फॉर्मेट्स आर कॉल्ड एज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर इतना पूरा लिखना पड़ेगा पेपर है ना। एकदम इजी थे, 3-4 लाइन का तो है। सर पर डेफिनेशंस नहीं पूछते ना, पूछते डेफिनेशन आई तो अकाउंटिंग की आती रहे, एक ही डेफिनेशन है, 500 बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही याद है। और एक सर कैरेक्टरिस्टिक है तो कितने लिखने पड़ेंगे? 5-6 नंबर के लिए आए तो हेडिंग लिख के एक सेंटेंस अंदर लिख देना, है ना। इतना बड़ा कितना हुआ बेटा? 5 हाँ तो कुछ भी तो नहीं है, आधा पेज पौना पेज भरा होगा आपका। हाँ उसके बाद लिखो बेटा सब लोग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन INTERPRETATION, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बरोबर। लिखो बेटा, एनालाइजिंग, लिखो बेटा, एनालाइजिंग covers, analyzing covers the understanding of relationship, among among the various items of financial statement। लिखा बेटा? ऐसे सर कैरेक्टरिस्टिक आते क्या एग्जाम में? रेयर चांसेस है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। यूनिट में तो आएंगे, यूनिट में तो आता। यूनिट में उनके पास पूछने का स्कोप कितना कम है। अब बताओ, उन्होंने जो भी टॉपिक बोले, अब पहले 4-5 टॉपिक तो थ्योरी के रहते जनरली, है ना, तो यूनिट में पूछ लेते हैं, बराबर है। लास्ट पॉइंट लिख लो, एनालाइजिंग लिखा ना आपने, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसी में एक पॉइंट और लिखो, इसी में एक सेंटेंस और लिखो पैराग्राफ दे करके, इसी में एक सेंटेंस लास्ट, इंटरप्रिटेशन concern with इसमें लिखना है। इसी में इंटरप्रिटेशन concern with explaining, EXPLAINING, interpretation concern with explaining the meaning of analyzed, explaining the meaning of analyzed, ANALYZED, बरोबर है। या SED भी कर सकते हो, UK US इंग्लिश का लफड़ा उनका चलते रहेगा। एनालाइज क्या बोला? एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ एनालाइज्ड डेटा, जो डेटा का आपने एनालिसिस किया उसका मीनिंग समझना, उसे एक्सप्लेन करना, ये कहाँ पे आ रहा है? इंटरप्रिटेशन में। एंड लास्ट पॉइंट फिर ये खत्म। सर 5-10 मार्क का आएगा।
कहाँ पे? ये 6 से 8 नंबर के लिए पूछ लेते हैं, है ना। लास्ट वाला पॉइंट लिख लो बस, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लिखने से बेटा एक्सरसाइज होती है, बाइसेप ट्राइसेप बनते हैं। जितना ज्यादा लिखोगे ना, जो इंसान लिखता ज्यादा ना वो अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाता है। वो कॉन्फिडेंट क्यों रहता है, मैं वजह बताता हूँ। जब आप लिखते हो तब आप लिखना किसी को बुरा क्यों लगता मालूम है क्या? क्योंकि जैसे ही वो लिखना शुरू करता है उसका माइंड कहीं पे भी और जा ही नहीं सकता। उसको कंपलसरी झक मार के यही ध्यान देना है, क्योंकि अगर उसके दिमाग में कुछ और आए तो लिख नहीं पाएगा। तो वहां इंसान को थोड़ी तकलीफ होती है, अरे यार मैं माइंड मेरा इधर उधर नहीं ले जा पा रहा हूँ। और जब तुम ध्यान देते रहो, जब तुम कुछ लिखते नहीं हो, तो मुझे क्या पता किसी के मन में क्या चल रहा है। पर जब तुम लिखते हो तो तब तुमको कंपलसरी तुम्हारा 100% माइंड यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और कॉन्सेंट्रेशन से काफी, तुम्हें ही नहीं मुझे भी कंसंट्रेट करने से तकलीफ होती है, क्योंकि हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं ना। हमारा मन जो आजाद था थोड़ी देर पहले, अब हम लोग लिख रहे हैं तो हमारे मन को कंपलसरी यहीं रहना है। तो ये बंधन किसी को पसंद नहीं रहता। समझ में आया क्या? इसलिए मेडिटेशन सबसे नहीं होता। मेडिटेशन में हमारे मन को हम लोग कहीं जाने नहीं देते ना, एक ही जगह पे रखते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन किसी को पसंद नहीं रहता, बट वो बहुत जरूरी है। राइटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेडिटेशन। अगर किसी को अपना माइंड बहुत इधर उधर भाग रहा है ना, तो क्या करना मालूम है क्या? न्यूज़पेपर लेना है, कोई नॉवेल लेना और नॉवेल को एज इट इज लिखना शुरू कर देना। 5 से 10 मिनट में आपका माइंड जगह पे आ जाएगा, क्योंकि आप लिख तभी पाओगे जब आप कंसंट्रेट कर पाओगे, वरना लिख ही नहीं पाओगे। समझ में आया क्या? चल, लास्ट वाला क्या लिखा बेटा आपने? कम्युनिकेशन। हाँ लिखो बेटा, अंडर दिस stage under this stage इंटरप्रिटेड डेटा जो डेटा आपने इंटरप्रेट किया, इंटरप्रिटेड डेटा is required to be required is required to be communicate to the communicate 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 to the users of bookshop account, to the users of bookshop account. Yes or no? आपको सर इतना सब याद हो क्या? नहीं रे, याद नहीं रे, मेरे पास में ये बच्चे की बुक है ना, बट इसके अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल दिया हुआ है। बरोबर, तो सर हमको भी ये लिखना है सेम? बस सेम सेम सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बरोबर। उसके बाद लिखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फटाफट से लिखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वो नोट्स में भी है ना सर ये? हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। बरोबर है। ऑब्जेक्टिव लिखो बेटा फटाफट से। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखना है सभी ने, सिस्टमैटिक recording of financial transactions, systematic recording of financial transactions। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखो बेटा, वेरी गुड, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। फिनेंशियल, लिखो, लिखते जाओ, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिनेंशियल पोजीशन के आगे ब्रैकेट में लिखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन। सर यूनिट टेस्ट के पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा? ट्रू फॉल्स भी रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे, ऑड वन आउट भी रहेंगे, वन सेंटेंस भी रहेंगे, फ्रेज भी रहेगा, एक थ्योरी क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ज्यादा ऑब्जेक्टिव वाला है। ऑब्जेक्टिव, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, राइट। टाइम बढ़ाओ, थ्योरी आएगा भी नहीं क्योंकि थ्योरी इन सब में कवर हो गए, ट्रू फॉल्स वगैरह इसमें। लिखा बेटा दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखो, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस।
टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। लिखा बेटा? उसके बाद लिखो, साइन नहीं किया ना, लिखना बेटा सभी ने, बहुत गंदा फंसता था मैं। आगे लिखना, टू नो, टू नो, टू नो income and expenses of the business, to know the income and expenses of the business during the particular period, during the particular period। नेक्स्ट पॉइंट बोलो क्या रहेगा? आगे लिखो फॉर, आगे लिखो फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फॉर, हाँ सपोर्ट, इसके बाद जो भी है अगला पॉइंट, फॉर, नेक्स्ट पॉइंट में फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय द मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट को हेल्प करेगा क्या? अकाउंटिंग। यस सर, कैसे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उस इंफॉर्मेशन के भरोसे मैनेजमेंट क्या लेगी? डिसीजंस। यस और नो? उसके बाद एक और लिखो, 5 हो गए ना? हाँ, एक लिख लो, एक और लिख लो, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ, टू द यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू द यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बरोबर है? उसके, हाँ क्या बोले बेटा? बता बता बता, लिखो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखना, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ बस 6 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला लिमिटेशन लिखना बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, अकाउंटिंग कैन रिकॉर्ड्स ओनली, अकाउंटिंग कैन रिकॉर्ड्स ओनली those transactions, accounting can records only those transactions which we can measure, which we can measure in terms of money, which we can measure in terms of money। बरोबर है? इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरा वाला लिमिटेशन लिखो, अकाउंटिंग इग्नोर्स, अकाउंटिंग इग्नोर्स, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, accounting ignores qualitative information, accounting ignores qualitative information। लिखा सभी ने? ये क्या है बेटा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन? बताओ तो जरा। थोड़ी देर पहले मैंने रतन टाटा साहब का एग्जांपल दिया था, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन थी। यस और नो? रतन टाटा साहब ने कंपनी छोड़ दिया, ये इंफॉर्मेशन को भले मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? तो मेरे यहाँ पे पंकज काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, ये क्वालिटी है। इस ईमानदारी की अकाउंटिंग होती है क्या? नो। सो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्या करता है?
इग्नोर कर देना। बोल बेटा। यानी पर्सन जो भी रहेगा बरोबर है। पर्सन का स्किल, फिर किसी की मेहनत, खून पसीना एक करके मैंने धंधा बढ़ाया, कितने का खून कितने का पसीना नहीं बोल सकते। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। यस और नो। बस ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, लिमिटेशन है। मतलब इतनी काम की इंफॉर्मेशन है जिसके भरोसे आपका धंधा चल रहा है, इसने उसी को इग्नोर कर दिया, राइट। इसीलिए ये अकाउंटिंग का अगला लिमिटेशन हो गया। कितने लिमिटेशन हो गए बेटा, दो हो गए ना। लिखो थर्ड लिमिटेशन, लिखना है, लिखना है बेटा। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एक्सेट्रा। बरोबर है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्लियर। एक और लिखो, लिखना बेटा सभी ने, लिखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, MAY में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लीड टू, LEAD, लीड टू विंडो ड्रेसिंग, WINDOW, विंडो ड्रेसिंग, DRESSING में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। आगे लिखो फॉर एग्जाम्पल, फुल स्टॉप दे देना, आगे लिखो फॉर एग्जाम्पल। अभी समझना जरूरी ना विंडो ड्रेसिंग क्या रहता है, पहले एक बार समझ लो विंडो ड्रेसिंग क्या चीज है। नहीं, गलत अमाउंट डालना, हर बार इसको विंडो ड्रेसिंग नहीं बोलते। गलत अमाउंट डाल के ग्लूमी पिक्चर दिखाना, ये विंडो ड्रेसिंग है। जैसे मैं जब शादी के लिए लड़की देखने गया था, तब मैं जितना अच्छा हूं, मैं उससे ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था। पेट मैंने पूरा अंदर ले लिया, ये विंडो ड्रेसिंग है। पेट बाहर लेकर के चल रहा हूं, ये विंडो ड्रेसिंग नहीं है। विंडो ड्रेसिंग यानी जितने तुम अच्छे हो उससे ज्यादा अच्छा दिखाना, विंडो ड्रेसिंग। जितने तुम अच्छे हो उससे कम अच्छा दिखाना विंडो ड्रेसिंग नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन दिखाना है। विंडो ड्रेसिंग भी गलत इंफॉर्मेशन दिखाना है, बट विंडो ड्रेसिंग सिर्फ अपसाइड, बरोबर है। प्रॉफिट ज्यादा दिखाना विंडो ड्रेसिंग, प्रॉफिट कम करके दिखाना इज नॉट विंडो ड्रेसिंग। उसे बायस्ड करना बोलते हैं। इंफॉर्मेशन बायस कर दिया आपने, टेम्पर कर दिया, उसकी इंटीग्रिटी, इज्जत, आबरू को धक्का लगा दिया, वो है बेटा आपका बायस्ड करना। पर यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग मतलब ग्लूमी पिक्चर दिखाना। विंडो ड्रेसिंग मतलब बेसिकली लिखो फॉर एग्जाम्पल टू शो ग्लूमी पिक्चर, GLOOMY, ग्लूमी पिक्चर, to show the gloomy picture is an example of window dressing। क्यों करते हैं ऐसा हम लोग, बताओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों करते हैं, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, यस और नो, टू इंक्रीज गुडविल, लिखो टू रिटेन कस्टमर। सो क्यों करते हैं, क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने बताओ, टू अट्रैक्ट कस्टमर, टू इंक्रीज गुडविल, ग्लूमी पिक्चर के आगे टू अट्रैक्ट, ATTRACT, ग्लूमी पिक्चर के आगे टू क्यों करते हैं ऐसा, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, टू इंक्रीज गुडविल एक्सेट्रा। किसी को अगर मैंने बोला कि यार ओनली लेक्चर्स में इन्वेस्ट करो, 2 करोड़ रुपए तुमको इतना रिटर्न दूंगा साल में, तो वो बोलेगा ठीक है मैं देखने के लिए आता हूँ तुम्हारा बिजनेस कैसा है। तो तुम बताओ उस दिन भी ऐसे ही रहेगा सब कुछ, कि हर कोई कोट पैंट में रहेगा, एकदम चकाचक क्रीज वीज टाइप पूरा एकदम क्लीन रहेगा। ये कैमरा ऐसा नहीं रख रहेगा स्टैंड पे, ऊपर से एकदम रॉड वॉड लगा करके प्रॉपरली, लाइट और 2-4 बढ़ा देंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लूमी पिक्चर दिखा रहा हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसको मैं जितना अर्न कर रहा हूँ, मैं मेरा प्रेस्टीज के भी ब्रांच का रेवेन्यू इधर ही डाल दूंगा, मैं बोलूंगा सब इधर से ही होता।
यस और नो, मतलब सेल्स बढ़ा चढ़ा के बताना, प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के बताना, एसेट्स बढ़ा चढ़ा के बताना, लाइबिलिटीज कम करके बताना। इनकम और एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लाइबिलिटीज कम करके बता रहा हूँ, ये है विंडो ड्रेसिंग, ताकि वो इन्वेस्टर फंस जाए, वो इन्वेस्टर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। पर ये पकड़ में आ जाता है, किसी को अकाउंटिंग की थोड़ी भी समझ है तो वो आराम से विंडो ड्रेसिंग को पहचान लेगा। यस और नो, थोड़े से डॉक्यूमेंट चेक करने, वाउचर्स चेक करने। अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ से मेरा सेल 3.5 करोड़ का है, तो सिंपल सा क्या बोलेगा, बैंक स्टेटमेंट दिखा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3.5 के 3.5 करोड़ पूरे कैश में आए, पूरे कैश में आए तो कैश दिखा, नहीं कैश इन्वेस्ट कर दी, कहाँ इन्वेस्ट करी, वो इन्वेस्टमेंट दिखा। समझ में आया कि सभी को, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। बट ये अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कोई भी छेड़ सकता है। यस और नो, नहीं, रेक्टिफिकेशन में गलतियां और फ्रॉड को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, बरोबर है। अब जो ग्लूमी पिक्चर, जो विंडो ड्रेसिंग पकड़ में आ गया, उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो पकड़ में आया ही नहीं तो उसका रेक्टिफिकेशन होगा कैसे, पकड़ में आए तो चोर, जब पकड़ में नहीं आए तो काहे का चोर। यस और नो, लिखा बेटा सभी ने। उसके बाद लिखेंगे सब लोग यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, लिखो बेटा यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स कौन कौन से हैं, बरोबर है, लिखो बेटा सब लोग, बोलो, हाँ बोलो, ऐसा लिखो, लिखो बेटा, कुछ इंटरनल यूजर्स है और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स है। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल। चलो इंटरनल यूजर्स कौन कौन है बेटा, बताओ तो जरा। इंटरनल यूजर्स बोलो, सबसे पहले लिखो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द बिजनेस, पहला लिखो, इंटरनल में लिखो मैनेजमेंट, दूसरा लिखो ओनर, बरोबर है क्या। बट ओनर क्या आगे लिखना, ओनर ब्रैकेट में लिखो आप सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म। कंपनी के ओनर नहीं, कंपनी के ओनर एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। कंपनी के ओनर्स एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, क्यों बताओ जरा। मैंने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, बताओ मैं रिलायंस कंपनी का ओनर हो गया 100 रुपए के लिए, हाँ ओनर हो गया मैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द, मैं ओनर की बात कर रहा हूँ, मैं ओनर की बात करूँ। मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, मैंने डिसीजन की बात की, मैंने कहा की बात की सिर्फ ओनर की। मेरे पास रिलायंस कंपनी का, बोल बेटा, आपने शेयर्स खरीदे तो आप वैसे 50% है, 50% ओनर। मेरी बात तो सुन, जितने की भी मैंने नहीं 50 लिया, 10 रुपए का ही शेयर लिया, तो मैं 10 रुपए का तो ओनर हूँ। यस और नो, रिलायंस कंपनी में मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, तो आई एम द ओनर ऑफ द रिलायंस कंपनी अप टू द कैपिटल ऑफ ₹10। यस और नो। अब मैं रिलायंस कंपनी में बॉम्बे में चला गया, हाँ चलो रे क्या कर रहे हैं, हाँ मुकेश तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। वो बोलेगा तू कौन, मैं बोलूंगा मैं ओनर, देख मेरे पास 10 रुपए का शेयर है रिलायंस का। तो भैया ठीक है आप ओनर हो, आपने बचपन में उतना लॉ पढ़ा होगा दैट ओनर एंड मैनेजमेंट ये दोनों भी सेपरेट है कंपनी के केस में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यस और नो। सो आप भले ही ओनर होंगे लेकिन आपको कंपनी के रोजमर्रा की जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे कभी भी आकर के इंटरफियर उसमें नहीं कर सकते हो। इसीलिए कंपनी के केस में ओनर क्या बन जाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स। तो यहाँ पे लिखो ओनर्स फिर से, और ब्रैकेट में लिखेंगे इन द केस ऑफ कंपनी, इन द केस ऑफ कंपनी। आगे लिखो और एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, FI फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल FINANCIAL फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों एक्सटर्नल ओनर है बेटा, एक्सटर्नल यूजर से बताओ तो। क्योंकि जब कभी भी आपको किसी बैंक से लोन लेना है
तो आपको उस बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, ओनर। मानिए क्या रे मुन्ना, हाँ बस बस मिल गया, ये अच्छा है ना भाई। उसके बाद आगे और लिखो बेटा, आगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लिखो, एग्जांपल भारी दिया। गवर्नमेंट, जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर एफआई का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल दो मुझे कोई एक। एनबीएफसी जैसे बजाज है, आदित्य बिरला है, ये भी तो लोन देते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बजाज, आदित्य बिरला, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंकिंग कंपनी है, एलआईसी बैंकिंग कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी है। म्यूचुअल फंड्स किसमें आएगा सर? म्यूचुअल फंड्स किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं ना आगे, लिखा बेटा सभी ने। उसके बाद बैंक हो गया, हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके, डन। आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना। जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, जो बिजनेस के अंदर डे टू डे इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो सब कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सटर्नल। और बच्चे को कहाँ पे आ जाएंगे, इंटरनल। इंटरनल में बहुत लिमिटेड लोग रहेंगे, सबके हाथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं रहता है, क्लियर। उसके बाद लिखो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, लिखते जाओ। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट कम दिखा के इनकम टैक्स वालों को मिसलीड कर सकते हैं। पकड़ में आ जाता है, कैसे कम दिखाएगा बता। सुनो, जैसे कि नहीं, मैंने प्रॉफिट कम दिखाया, प्रॉफिट ज्यादा था बट कम दिखाया। प्रॉफिट कैसे आता है बता, प्रॉफिट किसकी वजह से होता है, मेजर रीजन क्या है प्रॉफिट का, सेल। सेल भी कम दिखा दी ना। सेल कम दिखाए, जैसे कि नहीं, मैंने तुझे माल बेचा, जीएसटी लगेगा उसके ऊपर में, आपने मुझे इनवॉइस वाला कुछ दिया ही नहीं। तू क्यों रेडी हो जाएगा, तू रेडी हो जाएगा, तू रेडी हो जाएगा कि विदाउट इनवॉइस लेने के लिए। नहीं कभी आपने ऐसा रहा है। हाँ हाँ, तो तू अगर रेडी होता है तो तेरा नुकसान है उसमें, फिर तेरा 18% का, तेरे को जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तेरा 18% का लॉस है ना। कोई खुद का लॉस करवाएगा 18% का? सर इसने इनवॉइस लिया तो आप फ्रेम भी कर सकते हो उसको मर्जर में कि किसको? हम जब सेल्स नहीं इसने कोड उठा के चले गए, इनवॉइस है नहीं हमारे पास, ट्रांजैक्शन का वो भी कर सकते हैं, पर उतना कोई डिटेल में नहीं करता। सिर्फ मेरा इतना सा कहना है, इसका 18% का लॉस होगा। बट ये चीज छोटे लेवल पे, या जैसे कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में आपने कई क्लास की फीस दिया, तो उसके लिए इनवॉइस अगर आपने ले भी लिया तो भी आपको वैसे भी उसका जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। रीजन, वो पर्सनल में आता है, वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो ये आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए मैं बच्चों को जनरली क्या बोलता हूँ कि तुम दूसरे अकाउंट में पैसे डालो। इसके लिए अकाउंटिंग किसके लिए नहीं करनी पड़ेगी, करता हूँ ना मैं, इनवॉइस के लिए। मेरी पर्सनल अकाउंटिंग चलती ना अलग से, बरोबर है। दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, एक सरकार के लिए और एक पर्सनल। आ जाओ, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वो मेरे साथ पहले करते थे, उन्होंने खुद का ही बोला एग्जांपल। ऐसा बोलना नहीं चाहिए एक्चुअल में। 100-200 बच्चे आते थे तो कम दिखाते थे वो, ताकि उनको कम टैक्स लगे। वो ब्लैक मनी की वजह से खुद का ही वो बोलते थे। हाँ, और छुपाते थे। ब्लैक मनी यानी क्या रहता बताओ मेरे को, एनीबॉडी? काला धन, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, क्या? जो कि टैक्स बचा के कमाया जाता है। टैक्स बचा के कमाया जाता, और कोई नहीं मतलब बताया नहीं। ओके, रिटर्न में कुछ रिकॉर्ड नहीं है और प्रूफ्स नहीं है। व्हाइट मनी, ब्लैक मनी और रेड मनी। मनी क्या रहता है? हाँ, रेड मनी किसी का मर्डर करके ऐसा कुछ कमाया तो रेड मनी क्राइम। और क्या मतलब अगर मान ले तूने ऐसा Crime कुछ और किया corruption। कि तूने बोला इसको मारना नहीं, तो रेड मनी तो वो रेड मनी भी अल्टीमेटली है तो ब्लैक मनी। मेरे साथ रेड मनी रेड होता मनी है। दो टाइप हाँ, तो के मेरे सर वो बोले ब्लैक मनी
ईमानदारी से कमाया जाता है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो आते तो इनकम वगैरह छुपा देते हैं। भाई तो बहरे से का सोना बन गया। और रेड मनी में क्राइम और करप्शन आता है। क्राइम आ जाओ, तो ब्लैक मनी यानी एकदम आसान भाषा में लेमन्स लैंग्वेज में सुनना, ऐसा पैसा जो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है, खत्म, वो सब ब्लैक मनी है। जो पैसा तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, फिर भले ही 500 करोड़ कैश क्यों ना हो तुम्हारे पास, यहाँ पे 500 करोड़ कैश भर के रखा हुआ है, बट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी 500 करोड़ कैश है, तो फिर वो ब्लैक मनी नहीं हुआ, फिर वो व्हाइट मनी है। ऐसा मनी जिसका मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स नहीं किया है, रिकॉर्डिंग नहीं की है, वो सब ब्लैक मनी। नहीं, अब वो अनइथिकल बोला तो उसके बहुत सारे। अब मुझे एक बात बता, ये प्रोडक्ट है 100 रुपए का, है ना, इसके ऊपर मैंने मेरा सिग्नेचर किया, मैं सेलिब्रिटी और मैं बेच रहा हूँ इसको 10 लाख रुपए में, बता, ये भी तो अनइथिकल ही है ना, बट मैं 10 लाख में बेच रहा हूँ, प्रॉपर बिल दे रहा हूँ, चाहिए तो लेन दो मत लो, साइन कर दिया मैंने इसके ऊपर में, अनइथिकल है कि नहीं है? एप्पल 1.5 लाख रुपए का फोन बेच रहा है गरीबों को, अनइथिकल है कि नहीं है? बट फिर भी व्हाइट मनी अर्न कर रहा है ना, तो इसीलिए हर बार अनइथिकल मनी ब्लैक मनी नहीं रहेगा, बरोबर है क्या? कुछ लोग कोई एक चीज प्रीमियम में बेचते हैं, है ना, रात के टाइम पे तुम चाय पीने जाओ रोड पे, वही चाय जो दिन में 5 की मिलती रात में वो 25 रुपए लेता है मेरे से, तो ये भी अनइथिकल ही है, बट वो ईमानदारी से गूगल पे करवा रहा है मेरे से, तो वो भी व्हाइट मनी ही है। दो अनइथिकल, स्टिल व्हाइट मनी। सर आपके पास 10,000 बच्चे आ रहे हैं और आपने बताया 5,000 आ रहे, तो हाँ, तो ये तो बायस्ड हो गया, क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं इसको, तो वो टैक्स वालों को वो पता हाँ, नहीं वो चलता। पता नहीं किसको? चलता। अब वो जो बच्चे हैं जो आ रहे 10,000, उसमें से 5,000 में से किसी एक आध का बच्चा इनकम टैक्स ऑफिसर या किसी का चाचा मामा बुआ फूफा इनकम टैक्स ऑफिसर है, अगर वो घर पे कभी आए, कभी पता चल गया कि यार कहा जाता है, अरे यहाँ तो 5,000 बच्चे, अच्छा, फिर वो इनकम टैक्स ऑफिसर, वो उसका चाचा नहीं, फिर वो बोलेगा इधर बेटा कहाँ क्लास है तेरा, कौन सा क्लास है जहाँ 5,000 बच्चे, फिर वो यहाँ पे रेड। इंफॉर्मेशन कैसे मिली? तो फिर गवर्नमेंट का लव लेटर आएगा, पहले सेक्शन 143 में नोटिस आएगी और वो बोलेंगे कि प्लीज, है ना, शो कॉज और प्लीज प्रोवाइड योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद बैंकिंग डिटेल, बैंक स्टेटमेंट के साथ। बैंक स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं क्या? नो। फिर अगर मैंने बैंक स्टेटमेंट में भी पैसा कम दिखाया तो वो फिर यहाँ पे आके बोलेंगे कि तुम्हारे पास 5,000 बच्चे हैं, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहे हैं 1,000 बच्चों का पैसा, 4,000 बच्चों का पैसा किधर गया? मतलब तुमने कैश में लिया। अच्छा, कैश में लिया तो उसकी अकाउंटिंग की क्या? नहीं, अब है वो ब्लैक मनी। कैश में लेके अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो फिर काहे का ब्लैक मनी? समझ में आया क्या? अब शेतकरी लोग जो अपना माल बेचते हैं, गांव में कोई बैंकिंग वगैरह की सेवा नहीं रहती, तो कैश में लेन देन चलता लाखों का, बट सबका हिसाब लिखा हुआ है, तो फिर वो ब्लैक मनी नहीं है। अच्छा, ब्लैक मनी हर बार कैश में ही क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक मनी बैंकिंग चैनल के थ्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए जनरली जो भी छुपाएंगे वो सब black money। हाँ, जो बुक्स में नहीं लिया छुपाया वो सब ब्लैक मनी इसलिए किसी का है बैंक ना। में नहीं मिलता, कैश ही मिलता है। हर बार छुपाया हुआ पैसा ब्लैक मनी नहीं रहता। मैंने तुम सब बच्चों से 10 लाख रुपए कमाए और वो 10 लाख मैंने मेरी बीवी की नजरों से छुपा के रख दिए, तो वो ब्लैक मनी है क्या? नो। कभी कभी छुपाया हुआ पैसा भी व्हाइट मनी हो सकता है। चल, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लिखो बेटा, ध्यान से सुना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली ब्रांच लिखना फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी ब्रांच लिखना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरी ब्रांच लिखना कॉस्ट अकाउंटिंग, शायद से सर अपने नोट्स में है ये। और भी लिखो, नहीं लिखते जाओ, फिर भी नोट्स में सब है, जितना मैंने इसके पहले लिखवाया है वो भी है नोट्स में। उसके बाद लिखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसके बाद लिखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, लिख लिया बेटा, फिनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आपको शायद कम ही दिया है इसके अंदर में, सर हम लोग कॉस्ट में तक ही दिया। कॉस्ट तक ही दिया है, देखने का मुझे। हाँ, फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट ही है, बस 3 ही है, बट लिखो टोटल कितनी है? 5 में। और भी है वैसे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है ना, बट मत लिखो, वो मत लिखो, बट नहीं, मतलब इन जनरल भी होता है, बहुत सारी 12th की किताबों में देते हैं, कुछ की किताबों में 11th 12th की किताबों में नहीं आता।
नहीं बेटा, ब्लैक मनी को हर बार गेन नहीं बोला जाएगा। हेलो हेलो, नहीं ब्लैक मनी के लिए भी मेहनत लगती है, बरोबर है। इंसान 13 घंटे ट्यूशन चला रहा तो कमा रहा और उसको छुपाएगा। नहीं बोल रहे। हाँ, अरे बाबा, ये मनी क्यों हम लोग अकाउंट फॉर नहीं करते भारत में? तुम बताओ, तुम्हारी मेहनत का, अब तुमने कुछ सपना देखा है, तुमको डिजाइनर बनना है, तुमको और कुछ बनना है, तुमको और कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुम मेहनत से कमा रहे 100 रुपया, तुमने मेहनत से कमाए समझ लो 1 करोड़ रुपए, सरकार आगे बोली 30 लाख दो, 30% टैक्स रेट है तुम्हारा। अगर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का है तो उसमें से 30 लाख रुपए सरकार को गिन के देने होंगे। कौन देगा? इतना टैक्स कहीं होता है क्या? दुबई में 0 इनकम टैक्स है, वहां पे सिर्फ वैट है, जीएसटी वैट, इनकम टैक्स 0 है। काफी सारी टैक्स हेवन कंट्री है जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं, टैक्स हेवन, समझ में आया क्या? तो इस कारण से लोग भारत में टैक्स चोरी करते हैं। पहले तो 50-60 की टैक्स लगती थी। पहले बहुत ज्यादा था, अंग्रेजों के समय 50% लगान, 60% लगान, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को। हमें हमारे ही देश में किसी बाहर से आए हुए इंसान से प्रोटेक्शन के लिए लगान देना पड़ता था, तो टैक्स सिस्टम वहां से आया हुआ है। चलो आ जाओ, लिखो बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नीचे लिखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नीचे लिखो, ऐसा लिखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन्स। पहले एक बात बता दे तो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन्स books of accounts, financial accounting maintains books of accounts to find out Financial accounting maintain books of accounts to find out, सॉरी यार बच्चों, आज आपको बहुत ज्यादा लिख पा रहा हूँ, बट जरूरी है, अभी आप लिख लोगे ना एक बार तो अब आपको नेक्स्ट टाइम से आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको लिखना पड़ेगा ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड आउट results and financial position, to find out results and financial position of the business, to find out result and financial position of the business, to find out results and financial position of the business। दूसरा वाला लिखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिखना बेटा सभी ने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान से सुनना, नाम से आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। ये जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, बड़े आलसी लोग होते हैं, ये काम करते नहीं है, ये काम करवा के लेते हैं, टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, बराबर है ना, टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन वन सेंटेंस, यस और नो, बराबर है। तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में तुमको क्या लगता है क्या आना चाहिए यहाँ पे? बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उस इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट अचार डालते हैं या डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। सो लिखो बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन किसको? टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग तो देखकर ही अकाउंट देखकर ही ले सकते हैं। अकाउंट देख के क्या मिलता है बेटा? मतलब वो पोजीशन पता चलता नहीं, अकाउंट देखेगा तो उसे क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन, है। और इंफॉर्मेशन देख के वो क्या लेगा? डिसीजन। जैसे तुझे तेरे पापा ने बोला कि ये 2 बाइक है, 2 बाइक में से तू कौन सी बाइक खरीदना चाहेगा, तो तू दोनों बाइक की क्या निकालेगा? इंफॉर्मेशन। पापा ने बोला कि ये 2 लड़कियां हैं, इसमें से कोई एक लड़की फाइनल करना है तेरी शादी के लिए, तो तू दोनों लड़कियों की क्या निकालेगा? इंफॉर्मेशन।
जब तुझे मान ले कहीं पे क्लास ज्वाइन करना था तो तूने सारे क्लास के अवेलेबल ऑप्शन की क्या निकाली, इंफॉर्मेशन। आप बगैर इंफॉर्मेशन के डिसीजन ले ही नहीं सकते। तेरी 2 ब्रांचेस है, दोनों ब्रांच में एक ब्रांच प्रॉफिट में एक ब्रांच लॉस में, तो तुझे कहां से पता चला, इंफॉर्मेशन ना, ये ब्रांच लॉस में, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से पता चली, बुक्स ऑफ अकाउंट से। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन, और मैनेजमेंट बदले में उस इंफॉर्मेशन की मदद से क्या करता है, डिसीजन लेता है। सो क्या लिखा बेटा आपने, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग, लिखो दिस कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ recording of cost, comma, ascertainment of cost, ascertainment, ASCERTAINMENT, ascertainment of cost, ascertainment यानी पता लगाना, to ascertain means to find out, ascertainment of cost, comma, controlling of cost, cost control करना, controlling of cost, controlling of cost and reducing the cost, reducing the cost, controlling the cost and reducing the cost, cost control करना, cost reduce करना, क्या दोनों सेम है या एक अलग अलग है कि एक ही, बोलो क्या फर्क है, कॉस्ट कम करना मतलब एक चीज की वैल्यू में गिराना, उसको सस्ता करना, और कंट्रोल करना मतलब उसको वो प्राइस में मेंटेन करना। ओके, कॉस्ट कंट्रोल करना मतलब उससे मेंटेन करना, कॉस्ट रिड्यूस करना मतलब प्राइस कम कर देना। और कोई मजा नहीं आया, और कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल मतलब आपको आपके मन से के हिसाब से आपके पास जो भी लगेगा सर, कोई भी अगर आप कुछ गुड्स में आपके मन के अनुसार बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। शायद आप जो बोल रहे हो आप समझे सही हो, शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, या शायद मैं आपका समझ नहीं पा रहा होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखना लाइफ टाइम। जैसे कि नहीं, विनीत को एक जीन्स खरीदने गया ये शॉप पे, और ये जीन्स खरीदने के लिए जब गया तब इसने वहां पे देखा कि एक जीन्स 6000 की है, एक जीन्स 400 की है, तो इसने 6000 की जीन्स ना लेते हुए 400 की जीन्स ली। इसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। मैं एम्प्लॉय रख रहा हूँ, महंगा एम्प्लॉय नहीं, सस्ता एम्प्लॉय रख रहा हूँ। महंगा एम्प्लॉय रखूंगा, महीने का 50,000 का कॉस्ट जाएगा, सस्ता एम्प्लॉय रख रहा हूँ, महीने का 10,000 का कॉस्ट जा रहा है, कॉस्ट जा रहा है, बट कॉस्ट मैंने कंट्रोल किया है ना। हम लोगों को खाना खाना पड़ता है, ऑर्गेनिक सब्जी मत खाओ, गाँव अपनी हाइब्रिड सब्जी खा लो, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, बरोबर है क्या। जीन्स खरीदना ही कैंसिल कर दिया, बोले नहीं सर जीन्स पहनूंगा नहीं, नॉर्मल पैंट ही पहन लूंगा, ये है कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट रिडक्शन। जीन्स लेना ही कैंसिल कर दिया, कॉस्ट रिड्यूस किया। एम्प्लॉय रखना ही कैंसिल कर दिया, मैं खुद काम कर लूंगा, मैं झाड़ू पोछा निकाल लूंगा, कॉस्ट रिडक्शन। एम्प्लॉय रखा लेकिन सस्ता रखा, कॉस्ट कंट्रोल। जीन्स लिया बट सस्ती लिया, कॉस्ट कंट्रोल। ऑर्गेनिक सब्जी नहीं खाएंगे, हाइब्रिड खा लेंगे, कॉस्ट कंट्रोल। समझ में आ रहा है क्या, सब्जी नहीं खाएंगे, घर के सब्जियां खा लेंगे, सूखी वाली, बड़ी की सब्जी, मोगर की सब्जी, सिरावड़ी की सब्जी, है ना, घर पे बनती है ना आप लोगों के, है ना, जो आपको पसंद नहीं रहती है बट हेल्दी यही रहती है ना। और पनीर वनीर की सब्जी खा रहे, वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं हुआ। पनीर की सब्जी कैंसिल, बाहर खाना खाना कैंसिल, घर पे खाना खाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल, है ना। समझ में आया क्या, घर पे खाना खा रहे, खाना ही खाना बंद कर दिया, कॉस्ट रिडक्शन। समझ में आ रहा है क्या सभी को, यानी जिससे ज्यादा फायदा होगा नहीं वो चीज कर रहे हैं बट उसी चीज को इकोनॉमिकली करना, कॉस्ट कंट्रोल करना। वो चीज करना ही कैंसिल कर दिया, कॉस्ट रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट कट कर दिया। कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट कंट्रोलिंग, ये है वो दो चीज। मतलब उसी चीज को कंटिन्यू करते रहना, तो कॉस्ट कंट्रोल में उसी चीज को कर रहे हैं बट सस्ते में। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया ना, जैसे ध्यान से सुनना, तुझे एक ही नहीं बाइक लेना है, तूने एक ही नहीं स्पोर्ट्स बाइक नहीं ली, तूने ईवी ले लिया, कोई सस्ती बाइक ले ली 40,000 की, बरोबर है क्या। तुझे बाइक लेना है, सस्ती बाइक ले लिया, कॉस्ट कंट्रोल किया तूने, बाइक लेना ही कैंसिल कर दिया, कॉस्ट कटिंग हो, कॉस्ट रिडक्शन। उसी को कंटिन्यू करने को कॉस्ट कंट्रोल, किसको,
महंगा वाले को कंटिन्यू करेगा तो कॉस्ट कंट्रोल का होगा। वो नहीं, सस्ते वाले को मैंने कंटिन्यू किया तो अब वो तो सस्ता ले लिया तो कंटिन्यू करने के लिए लिया, अचार थोड़ी डालेंगे ना मुरब्बा डालेंगे, तो लिया तो कंटिन्यू करेंगे इतना। पर वो कॉस्ट कंट्रोल में हर बार कंटिन्यू करना कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता है। महंगा लेके कंटिन्यू करना कॉस्ट कंट्रोल हुआ क्या? नो। तो जो तुम शब्द यूज कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करना यानी कॉस्ट कंट्रोल इज टोटली रॉन्ग। समझ में आया क्या? पक्की बात। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन किसी चीज की, हर चीज की डेफिनेशन नहीं होती, किसी किसी चीजों का इंक्लूसिव मीनिंग होता है। इंक्लूसिव यानी इसमें इसके अलावा और भी कुछ चीजें आ सकती है, एक्सक्लूसिव बस ये ही है। तो इसका कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन इस ब्रह्मांड में नहीं है। हाँ, मीनिंग जरूर है, मीनिंग के साथ एग्जाम्पल। कॉस्ट, हाँ बोलो बेटे। बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉस्ट कंट्रोलिंग है। जैसे आप लोगों के लिए मोबाइल फोन अभी नहीं लेना चाहिए, ये कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट रिडक्शन है। आपने मोबाइल लिया बट ओप्पो भी वो ले लिया, कॉस्ट कंट्रोल है। आपने एप्पल लिया, ना आपने कंट्रोल किया ना कटिंग किया। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मेरे लिए मोबाइल लेना कैंसिल कर देना ये गलत चीज है। समझ में आया क्या? भले कॉस्ट कटिंग है। अब अलग अलग बिजनेस में कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कंट्रोल के दायरे चेंज हो जाएंगे, इसीलिए इसका कोई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। मैं अगर अभी बटन वाला फोन लूं कॉस्ट कंट्रोल के चक्कर में, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट है 5-5 6-6, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, और इसी के भरोसे धंधा आता है, इसी के भरोसे बिजनेस आता है। तो यहाँ पे अब मुझे बात बताओ, मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है तो मुझे स्मार्टफोन ही लेना होगा, फिर वो कटिंग रिडक्शन के दायरे से बाहर आ गया। समझ में आ रही है बात सभी को? सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने विनीत का ध्यान रखना, जीन्स सस्ती लिया कॉस्ट कंट्रोल, जीन्स लेना ही कैंसिल कर दिया, बोला मैं नॉर्मल पैंट पहनूंगा, कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट रिडक्शन। क्लियर? पक्की बात? तेरे को समझ में आया बेटा? अर्णव 1000 टक्का। हाँ बोलो, चलो आगे आ जाओ। हार्ले डेविडसन के जगह स्कूटी पे कॉस्ट कंट्रोल, स्कूटी पेप की जगह साइकिल ले ली तो कॉस्ट कंट्रोल, कुछ भी नहीं लिया, कॉस्ट रिडक्शन। ये कॉस्ट कंट्रोल है, सैक्रिफाइस। हाँ, कंट्रोल में हम लोग थोड़ा कम में चीज चला लेते, काम तो वही कर रहे हैं बट कम। बिजनेस क्लास की जगह इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, कॉस्ट कंट्रोल। यस और नो? हार्ले डेविडसन का पे स्कूटी का भाई इसको कंपेयर कर दिया। ये लिखा ना, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, बस डैश इसका नाम लिख देना, छोड़ देना, ह्यूमन रिसोर्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। डन, डैश कर देना, बस लिखने की जरूरत। बट हाँ फिर भी आपको देखो लिख दिया तो मैं बता देता हूँ, बट ये आपके सिलेबस में बस हेडिंग लिख देना, इंप्रेस हो जाएगा, वो बोलेगा इसको सब पता है। ध्यान से हाँ बोल बेटा। हार्ले डेविडसन की जगह साइकिल ली तो उसको कॉस्ट रिडक्शन कंट्रोल, कंट्रोल बोलेंगे पर भाई। वो तो बहुत ही कम हो गया ना। हाँ कंट्रोल बहुत किया मैंने, सैक्रिफाइस कंट्रोल बहुत ज्यादा ही किया, बहुत ज्यादा हो गया। पैदल ही जा रहा हूँ, वो है कॉस्ट रिडक्शन। सर यानी मैंने बुगाटी की जगह मारुति, क्या बोले बेटा? सर बुगाटी की जगह मारुति सुजुकी। ये कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है, एक 4 व्हीलर एक 2 व्हीलर है। समझ में आ रहा है क्या? इसने जीन्स लेने की जगह आयन ले लिया, ये कंपैरिजन ही नहीं है ना। समझ में आया क्या? सर अगर कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दे, कॉस्ट कटिंग। कोविड के समय यही तो हुआ, बहुत सारे लोगों को घर उजड़ गए, एम्प्लॉय को निकाल दिया, कॉस्ट कटिंग। एम्प्लॉय की सैलरी कम कर दिया, कॉस्ट कंट्रोल। समझ में आया ना? कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कटिंग में फर्क समझ में आया? एम्प्लॉय को निकाल दिया, कॉस्ट कटिंग। सैलरी देते थे लेकिन कम किया, एम्प्लॉय को नहीं निकाला, उसी को कम में चला रहे, कंट्रोल। बेनिफिट किस मेथड में से अपना? कॉस्ट कंट्रोल में, कंट्रोल कंट्रोल में बेनिफिट रहता, कॉस्ट कट मत करो। तुम कॉस्ट कट करोगे तुम्हारा गुडविल खराब होगा सबसे पहले तो। दूसरा, कल चल के अगर तुमको फिर से उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जीरो से ट्रेनिंग देना है, नए एम्प्लॉय लेके आना है, ये सब नो। काफी बार कॉस्ट कटिंग करने से तुम्हारा सेल भी कम हो जाता है। कॉस्ट कटिंग इज परमानेंट रिडक्शन बट कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्पररी, कटिंग इज परमानेंट। यस और नो? ह्यूमन रिसोर्स वैसे बता देता हूँ क्या चीज है, ध्यान से सुनो। अमेरिका में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है, अमेरिका में बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज भी दिखते हैं, अमेरिका में बैलेंस शीट के एसेट साइड में एम्प्लॉयज को दिखा रहे हैं, सोचो। और वो एम्प्लॉयज की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। बस इससे उन लोगों को क्या मिलता है? कंपनी की एक बेटर पिक्चर समझ में आती है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यस और नो? आज भी वहां पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इज्जत है, बट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं वो लोग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय का वैल्यूएशन किया जाता है। सर एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय को ही तो ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे ना,
ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है सबकी मिला के 1,10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी जाती है, तो 1,10,000 साल के कितने हो गए, आपको समझाने के लिए राउंड फिगर 12 लाख रुपए। वो 12 लाख का मैं आज का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उतने का मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है। समझ में आया? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जितना भी पैसा जाने वाला है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब मेरे लिए वो आज की वैल्यू है। आपको प्रेजेंट वैल्यू का अगर मतलब बताना है तो एक समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आज के 100 रुपए है, यानी एक साल बाद के कितने हैं बेटा? 10% का अगर इंटरेस्ट रेट है तो 110। वेरी गुड, ये है फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू। तो एक साल बाद के 110 की प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए है, अगर रेट 10% है तो। ठीक उसी प्रकार से एक साल के अंदर में मेरे 12 लाख रुपए जाएंगे, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? समझ में आए? तो इस प्रेजेंट वैल्यू पे मैं मेरे सारे एम्प्लॉय की वैल्यू करूंगा। जिसकी ज्यादा सैलरी उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसकी कम सैलरी उसकी वैल्यू कम। समझ में आए? है ना? फालतू चीज है इसका, बस अमेरिका के अंदर में कुछ कुछ कंपनी अपने रिपोर्ट के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग शो करती है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज दिखाते हैं, हमारे पास इतने इतने एम्प्लॉयज है, देखो हमारे पास कितना सारा स्किल सेट है, बस एक ही साइड दिखाती है इसकी। किसका? नहीं, फिक्स नहीं है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। बरोबर है? सर अमेरिका में होता है, यूएस के अंदर में तो है, बाकी और कंट्रीज का हाल फिलहाल में जहां तक मुझे पता है नहीं है, है ना? बाकी जगह पे ऑप्शनल है अगर एसीसीए के एग्जाम ना? उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बस सुन लो अच्छे से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या चीज है, ध्यान से सुनना। आप सभी लोग जानते हो, जैसे पुणे के अंदर में काफी सारी कंपनीज काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, पुणे का एनवायरनमेंट खराब कर रही है। तो जो जो कंपनी यहाँ पे पुणे में काम कर रही है, जिस कंपनी की वजह से सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म के अंदर में पोल्यूटेंट्स अगर बाहर निकल रहे हैं, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट को थोड़ा सा जैसे भी ठीक कर सकते उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब सर तुम बोलोगे कि सर उस कंपनी के चिमनी से दिन रात धुआं निकल रहा है, तो कंपनी वो धुआं वापस कैसे लेके आएगी एनवायरनमेंट से? तो उसकी जिम्मेदारी है ना। तो वो क्या करती है, इसीलिए कभी कभी संडे को कुछ लोग कोट पैंट टाई शर्ट पैंट पहन के ऐसे रोड के ऊपर में गाड़ी कार पुल करो, टू व्हीलर कम यूज करो, साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ। तो ये कंपनी के लोग क्या उनकी इच्छा से करते रहते हैं क्या? नो, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज अ पार्ट ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा होगा पुणे में काफी जगह पे आधार पूनावाला के वो वैक्यूम क्लीनर चलते रहते हैं, ग्रीन कलर के, आधार पूनावाला ग्रुप के। तुमको क्या लगता है वो समाज सेवा कर रहे हैं? उन्हें क्या पॉलिटिक्स में आना है? नो, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपलसरी झक मार के, उनकी इच्छा हो चाहे ना हो, उन्हें उनके प्रॉफिट का 2% उस समाज के लिए, उस एनवायरमेंट के लिए खर्चा करना है, जिस एनवायरमेंट से वो पैसा कमा रहे, जिस जगह से वो पैसा कमा रहे। गंगा किनारे जो भी कंपनी होगी, वो हर कंपनी के एम्प्लॉयज उनके नेट प्रॉफिट का 2% गंगा क्लीन करने के लिए उनको एक्सपेंड करना ही पड़ता है। गंगा नदी स्वच्छता अभियान, ये अभियान, वो अभियान। यस और नो, समझ में आ रहा है? जंगल के आसपास जो कंपनीज होगी, उन कंपनी को कंपलसरी हर महीने, हर साल में इतने इतने पेड़ लगाने ही पड़ते हैं। और वो पेड़ लगाने के लिए जो भी खर्चा आता है, वो खर्चे की अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कुछ बात समझ में आ रही सभी सर को? नहीं किया तो नहीं चलता है। नहीं, ये कंपलसरी भारत में कंपनी लॉ के अंदर में दिया हुआ है, आपके नेट प्रॉफिट का 2%। बराबर है? सारे कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। एक कंपनी जिसका स्पेसिफाइड टर्नओवर, एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज के लिए ही है। कोई गली नुक्कड़ में कंपनी है जिसके बेचारे के प्रॉफिट के वांदे हैं, उसके लिए कंपलसरी नहीं है। क्लियर? स्वच्छ भारत अभियान नहीं, वो नहीं, स्वच्छ भारत अभियान वो सरकार चला रही है, वो कंपनी नहीं चला रही है। वो कौन चला रहा है? सरकार। डन? उसके बाद लिखो, अभी देखो काम की बात सुनना बेटा, है ना? एक आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद छुट्टी। ध्यान से सुनना सब लोग। लिखो, 9:30 बुक कीपिंग कीपिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज लिमिटेड टू ये समराइज। लिखने, ये ऐसा लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लेना। बरोबर है? ध्यान से सुनना अच्छे से। आ जाओ बेटा, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग पहले समझ लो। ध्यान से सुनना पहले, क्या फर्क है दोनों में। बुक कीपिंग इज बेसिकली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन।
धंधे में जो रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, उन ट्रांजैक्शंस को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करना, ये रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को बोलते हैं बुक कीपिंग. मराठीत काय म्हणू आपण? पुस्तक पालन. पुस्तक पालन बरोबर है क्या? बुक कीपिंग, लेखा कर्म यानी अकाउंटेंसी. yes or no? So bookkeeping is basically concerned with the recording of transaction. bookkeeping is basically concerned with the recording of transaction. बिजनेस के रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को मुझे रिकॉर्ड करना है. तो रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग. बरोबर है क्या? अब बुक कीपिंग के बाद आगे देखो क्या दिया है? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग यानी क्या होता है? ध्यान से सुनना मुन्ना, प्लीज ध्यान देना. अकाउंटिंग यानी क्या रहता है? ध्यान से सुनो. बुक कीपिंग हो गया तुम्हारा, रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग, ये ना, ये हो गया तुम्हारा काम. अब उसके बाद अकाउंटिंग यानी ट्रायल बैलेंस बनाना अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अकाउंटिंग का पार्ट है. सो बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर में समरी रिपोर्ट्स आती है, बुक कीपिंग के अंदर में रूटीन वर्क आता है. रोज एंट्री मारो, रोज पोस्टिंग करो, रोज एंट्री मारो, रोज पोस्टिंग करो, बुक कीपिंग का पार्ट. बुक कीपिंग ये क्लरिकल वर्क है, रोज के रोज करना है, रूटीन वर्क है, डेली वर्क है. मुझे एक बात बताओ, जब तक आप बुक कीपिंग यानी एंट्री मार के लेजर पोस्टिंग नहीं करोगे, तब तक आपका फाइनल अकाउंट बन पाएगा क्या? सो इसीलिए बुक कीपिंग इज द बेस फॉर अकाउंटिंग. जब तक बुक कीपिंग नहीं होगा, तब तक अकाउंटिंग हो ही नहीं पाएगा. सो सबसे पहले क्या होता है? बुक कीपिंग. एक और पॉइंट, सो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग और बेसिक स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग. विदाउट बुक कीपिंग यू कांट इवन इमेजिन द अकाउंटिंग. यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? सो बुक कीपिंग जब होगा, उसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा? अकाउंट. पता चला आपने एंट्री नहीं मारी, लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग नहीं किया, और मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ चल बना फाइनल अकाउंट बना. अरे किसका सर? लेजर बैलेंस तो दो. जर्नल एंट्रीज ही नहीं है, लेजर पोस्टिंग भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से मैं क्या बोल रहा हूँ? बैलेंस शीट बना. बरोबर है? वैसे आप बना पाओगे. लास्ट में मैं आपको वो भी ट्रेनिंग दूंगा, सबसे लास्ट में बैच के आखिरी में. डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते ही बैलेंस शीट बना लिया आपने. बरोबर है क्या? वो भी ट्रेनिंग रहेगी, वो मेरी तरफ से दोस्ती यारी में फ्री, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ट्रांजैक्शन पढ़ते ही डायरेक्ट बैलेंस शीट, कोई लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आप डायरेक्टली क्या बना लोगे? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट. तो सर इतना हमको मतलब क्यों सिखाया? वो इट्स पार्ट ऑफ योर करिकुलम एकेडमिक्स. यस और नो? वो करेंगे लास्ट में, इंटरेस्टिंग चीज है. आ जाओ, ध्यान से सुनना. सो बुक कीपिंग ये क्या है बेटा आप लोगों का? ये फर्स्ट स्टेज है. ये क्या है आप लोगों का? फर्स्ट स्टेज है. ये कैसा है? रूटीन वर्क है ना? शॉर्ट पॉइंट लिखवा के दे रहा हूं. ये रूटीन वर्क है. ये कैसा है? क्लरिकल वर्क है. लिखे जाओ, क्लरिकल वर्क. बेस फॉर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के लिए बेस कौन तैयार करता है? बुक कीपिंग. बरोबर है? इसके लिए जनरली स्टाफ कैसा चलता है? सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड भी चल जाएगा. अनस्किल्ड मत लिखो, सेमी स्किल्ड स्टाफ. अनस्किल्ड मत लिखो. अनस्किल्ड लिखा तो सर झाड़ू पोछा करने वाला भी अकाउंटिंग करता है क्या? आपको और एकदम गिल्ट फील होगा, अरे यार कैसा काम कर रहे हैं हम लोग, झाड़ू पोछे वाला. सो सेमी स्किल्ड लिखना. सेमी स्किल्ड स्टाफ भी इसके लिए चल जाएगा. अभी मैं पंकज को अकाउंटिंग की ट्रेनिंग देना चालू किया मैंने, 2 दिन हो गए. कल दिया आज और आज दिया. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली में मेंटेन करेगा अब आज से. अब क्या, मैं डेली बेसिस पे रात को बैठ करके मेरा जो रिकॉर्ड्स है वो टैली में एंटर कर देता हूँ सोने के पहले. तो मैंने बोला यार मैं इतने सारे बच्चों को अकाउंटिंग सिखा ही रहा हूँ, तो पंकज मेरे साथ इतने सालों से है, तो क्यों ना उसको अकाउंटिंग थोड़ा बहुत सिखा करके टैली में ट्रेन कर दूं. ताकि क्या है कि डेली बेसिस पे जो मेरे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्या होता है रात को मुझे बैठ करके 1 घंटा रोज अकाउंटिंग करना पड़ता है. वो 1 घंटा अगर मैं कोई और रिसर्च करूंगा, उसमें अगर कोई एक बैच रिकॉर्ड कर लूंगा, तो शायद उससे और बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा. मतलब या तो 1 घंटा इधर ये अकाउंटिंग में लगाओ, या तो कोई रिसर्च कर लो, कोई प्रोडक्ट बना लो, कोई नोट्स अच्छी बना लो, तो नोट सेल मार्केट में अच्छा हो जाएगा. तो फिर मैंने ये वाला रास्ता सिलेक्ट करके मैंने बोला पंकज तू अकाउंटिंग सीखा. और अकाउंटिंग क्या, पंकज इतना मजे से सीख रहा है ना, इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी भी पोजीशन एक स्टेप ऊपर आ जाएगी, उसका भी प्रमोशन हो जाएगा, उसका डेजिग्नेशन एक लेवल ऊपर हो जाएगा. हम उसे एम्पावर कर रहे हैं स्किल से. कौन सा स्किल? जो उसे आज तक नहीं आता था, अब आएगा अकाउंटिंग का.
बरोबर है क्या? हाँ तो सर बुक कीपिंग के लिए ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है ना, नहीं मतलब यहाँ तक सीखा नहीं होना नहीं, चाहिए। कोई नहीं। बुक कीपिंग लिए 8वीं फेल बच्चे को भी अगर अकाउंटिंग आती है तो भी वो खुद की अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट कर सकता है। किराना दुकान, मिठाई की दुकान वाले, मेडिकल शॉप, इनका अकाउंटिंग का काम वो ले सकता है। जैसे अपने पास में ना 10-15 कुछ ऐसे शॉप्स हैं जिनकी अकाउंटिंग, जो अपने यहाँ पे अकाउंटिंग का जो अपना टीम है ना वो कर दे, तिलक रोड के अंदर में। तो सर ऐसा मतलब है नहीं मैं सीए नहीं हूँ तो मैं तो भी अकाउंटिंग कर सकता है, बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू है, फेयर है, ये अटेस्ट करने का काम सिर्फ ये जो है ना राइट, ये सिर्फ सीए के पास है। तो एक्सटर्नल सीए हायर कर सकते हैं ना उसके लिए। हायर सीए अकाउंटेंट कहाँ से सीए हायर करेगा? ये तो ऐसी बात हो गई कि पाकिस्तान अमेरिका को हायर कर रहा है। समझ में आया क्या? हायर नहीं कर सकते। हाँ, ये अकाउंटेंट ने साल भर जिसकी अकाउंटिंग किया, अकाउंटेंट ने फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट बना लिए, सब कुछ तैयार करके रख दिया, रिपोर्ट भी बना लिया। अब तुम बताओ, इसको साइन कर सकता है, ठप्पा मार सकता है? क्या है? नो। तो अब इसे साल भर बनाने के लिए लिए ₹1,00,000। अब सीए इसके ऊपर साइन करने के लेगा ₹1,00,000 1 मिनट के। इसने कितना दिया समय इसको? पूरा 1 साल। और ये कितना कमा रहा है अकाउंटेंट? ₹1,00,000। सीए ने कितना समय दिया? हार्डली 10 सेकेंड, क्योंकि सीए ठप्पा तो सीए का स्टाफ ही मारेगा। सीए के बस टेबल पे आएगा, साइन करेगा, या चेक करना है तो चेक कर लेगा 5-10 मिनट। और वो उसको कितने मिले उसके 2 मिनट के? ₹1,00,000। इसीलिए पहले के जमाने के लोग बोलते हैं सीए को साइन के पैसे मिलते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं ना पहले के जमाने के कि सीए बन जाओ, साइन के पैसे कमाओगे। तो वो ये साइन के पैसे, यस और नो, तो मिलते हैं। बट जनरली ऐसा सीए ने नहीं करना चाहिए। सीए ने वो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अपनी सिग्नेचर और स्टैंप लगाना चाहिए, क्योंकि सीए क्लास 1 ऑफिसर के बराबर है। सीए का जब स्टैंप और सिग्नेचर लग जाता है, बरोबर है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर सारी दुनिया, बैंक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भरोसा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे सीए का स्टैंप है, मतलब ये ट्रू एंड फेयर है, मतलब ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, मतलब ये सब कुछ इसमें जो लिखा है वो सच है। यस और नो? तो इसीलिए सीए ने ऐसे गलत सलत जगह पे साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पकड़ में आ गया, उसने जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसने साइन किया, स्टैंप लगाया, अगर उसने कहीं किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, बड़ा लोन, लोन में डिफॉल्ट कर दिया, अगर केस चालू हो गई, तो वहां पे पता चलेगा कि भैया ये कहाँ से दिया, इसको लोन क्यों दिया, कौन से सीए ने साइन किया है ना? तो वहां पे फिर आप लोगों की वाट लग सकती है, वहां पे मेंबरशिप नंबर चला जाता है सीए का। इसलिए नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे इतने पैसे कमाने के रास्ते, 10-10 लाख रुपए लोग देने के लिए तैयार है कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए। तुमको मालूम है पुणे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था साल 2008-9 में? उस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में एक पुणे का फेमस पॉलिटिशियन अंदर चला गया, 550-800 करोड़ का कुछ फ्रॉड था, बरोबर है? उसके अंदर में वो कॉमनवेल्थ गेम के फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग के भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो है ना, जितनी भी क्रिकेट टीमें है ये इसकी 2020 की, सबके फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट पे सीए का साइन रहता है, यस और नो? जैसे आपको अगर देखना है तो ये देखो, ये सीएसके के फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये यहाँ दिख रहा है कि सभी को, सीएसके फिनेंशियल, तो सर एक बार मेंबरशिप गई तो फिर ये कुछ काम डबल नहीं आएगी, फिर गया फिनेंशियल सीएसके एनुअल रिपोर्ट 2023। इन्वेस्टर कॉर्नर। ये एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल जनरल मीटिंग उनका कब हुआ, इसमें क्या क्या है, इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ, दिख रहा है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स है। ये चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट लिमिटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ऑडिटर्स इसके अंदर में कौन कौन है ना? ये ऑडिटर कौन है? सीए की फर्म है, मेसर्स कौन सी है बेटा? ब्रह्माया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ की है बेटा? है चेन्नई की फर्म है। उसके बाद इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इसका वेबसाइट का नाम क्या है ना? ये पूरा। और ये देखो, ये ऑडिटर ने लास्ट में साइन भी किया होगा, ऑडिट रिपोर्ट इसके अंदर में। तो अब सोचो, उस ऑडिटर ने अगर गलत साइन किया, चेक नहीं किया जो चेक करना चाहिए, देखो दिख रहा है क्या? कहाँ लास्ट में रहेगा? और बहुत ऐसी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर में रहती, बिल्कुल मजा नहीं आता देखने में,
बट इसको साइन करके जो पैसे मिलते हैं ना, 202 देखो CSR के लिए कितने खर्चा किए इन्होंने, दिख रहा है क्या? CSR ऑब्लिगेशन 202.22 है ना, lakhs। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता रहा था ना, रोड साफ करना। आधार पुना वाला कितना खर्चा करता है? करोड़ों रुपए खर्चा करता है साल के एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए। इसने इन्होंने कितना खर्चा किया? 202 लाख। ये कंपलसरी है। 2 करोड़। हाँ, 2,02,22,000 CSR अमाउंट स्पेंड, है ना। ये देखो अमाउंट स्पेंड किया, किस पर्पस के लिए अमाउंट स्पेंड किया CSR का? ये देखो CSR का अमाउंट स्पेंड किया टू कॉम्बैट कोविड-19, प्रमोटिंग हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सब नो, चेन्नई में बाढ़ आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोगों को जाके वहां से निकालो, उन्हें ट्रेनिंग दो, समझाओ बुझाओ, ये करो वो करो, ज्ञान दो, भाषण दो, है ना। तो ये सब इसके ऊपर खर्चा करते हैं, काफी सारा खर्चा किया है। देखो CSR। और आखिरी में ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देखने, देखो ये ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट दिख रहा है क्या सभी को? है ना, ये फर्म का दिखा। और ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन। दिख रहा है क्या? ओपिनियन। ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन, है ना, कि एज पर माई ओपिनियन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेड बाय द चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड showing true and fair view or not showing true and fair view or subject to these items, remaining items are showing true and fair view और एडवर्स रिपोर्ट, सब बिगड़ा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं है, यस और नो। तो ये ऑडिटर को रिपोर्ट देना है। और ऑडिटर ये ओपिनियन कैसे देगा? चेक करके या बगैर चेक किए? चेक करके। और थोड़ी देर पहले जो आ रहा था टेबल पे आया, साइन कर दिया, तो बगैर चेक करके दिया ना, वो सही है कि गलत है? गलत है। बट क्या पहले के जमाने में लोगों की ऐसी भावना हो गई कि सीए को साइन के पैसे मिलते? साइन के पैसे नहीं मिलते दादा, ऑडिट करना पड़ता है ना, महीनों महीनों क्लाइंट के ऑफिस जाना पड़ता, वहां पे हर एक चीज चेक करना है कि क्लाइंट का प्रॉफिट दिख रहा है 500 करोड़ का, तो सही में 500 करोड़ है क्या? तो मुझे चेक करना होगा सारे ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। एक सेल दिख रहा है 100 करोड़ का, तो मुझे पूछना पड़ेगा क्लाइंट को, ये इधर ये 100 करोड़ का सेल किसको किया? नॉर्मल सेल 1 करोड़ 2 करोड़ की दिख रही है, अचानक 100 करोड़ क्या है? गलती से एक जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दिया? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसको बेचा? सर ये बम्बानी को बेचा। दिखा सेल बिल दिखा। फिर मैं बम्बानी को नोटिस भेजूंगा, मैं बोलूंगा मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूँ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको 100 करोड़ का माल बेचा, प्लीज मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओ कि आपने 100 करोड़ का परचेस किया। फिर अगर आपने परचेस किया तो मुझे आपके बैंक स्टेटमेंट भी दो। और इनको अगर माल बेचा 100 करोड़ का तो बम्बानी से पैसे भी आए होंगे, कैश आई बोरे में भर के आया, चेक से आया? चेक से आया। तो चला बैंक स्टेटमेंट बोला, बैंक स्टेटमेंट में चेक करा 100 करोड़ सही में आए क्या? फिर मैं वो बैंक में जाऊंगा, इसका जिस बैंक में अकाउंट है, हाजी मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूँ, ये मुझे इन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहीं नकली प्रिंट आउट निकाल के तो नहीं दे दिया? मुझे आप एक्चुअल में बताओ 100 करोड़ सही में आए क्या? 100 करोड़ आए तो किससे आए, क्यों आए? मैं एक ही चीज को 4 एंगल से घेर लूंगा। जैसे कभी आप आपके मम्मा पापा से झूठ बोलने की कोशिश करते हो, तो आपके पापा आपको 4-5 सवाल पूछते हैं और उसके अंदर में कहीं ना कहीं आप एक हाथ में फंस जाते हो। तो वैसे ही ऑडिटर चारों पांचों एंगल से हर एक आइटम को चेक करेगा। बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रही है BMW कार 70 लाख रुपए, तो मैं मेरे क्लाइंट को पूछूंगा किधर है कार, कौन सी कार खरीदी? उसने बोला हाँ सर नीचे ही पार्किंग में खड़ी है, आओ तो दिखाओ तो जरा। तो मैं कार में बैठ के देखूंगा, हाँ सही में BMW कार है। तो मैं बोलूंगा कहाँ से ली, इतने पैसे कहाँ से आए? सर बैंक से लोन लिया। एक काम करो इसी कार में बैठ करके चलो बैंक में। कौन सी बैंक से लोन लिया? HDFC। फिर HDFC में जाऊंगा, बोलूंगा मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूँ, ये प्रूफ है, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, मुझे आपने लोन दिया ना कार के लिए इस कंपनी को, चलो मुझे लोन स्टेटमेंट दो, आप दो। वैसे इनके पास भी लोन स्टेटमेंट रहता, बट इन्होंने झूठा दे दिया होगा तो इसलिए इन बैंक से मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया। फिर मैं बैंक मैनेजर को बोलूंगा भाई देख मुझे दिखाई सुनाई कम देता है, तो एक काम कर लिख करके दे दे एक स्टेटमेंट में कि, और तेरी साइन भी करके दे कि तूने सही में इनको लोन दिया। तो उस बैंक से मैं लेटर हेड पे भी ले लूंगा। मतलब एक BMW कार को मैंने 70 जगह से चेक करवा लिया। फिर वो BMW का जो सेलर रहेगा, बावरिया मोटर से लिया, तो वहां भी चला जाऊंगा एक बार, हाँ साहब इन्होंने कार लिया है क्या आपसे? हाँ कब लिया कार? नई है, सेकंड हैंड है, सही में 70 लाख की है। तो मुझे हर एक आइटम बैलेंस शीट का, हर एक आइटम P&L का चेक करना पड़ता है, और ये देखना है कि वो सच में हुआ कि ऐसी मनगढ़ंत विंडो ड्रेसिंग करके बता रहे हैं ये लोग, है ना। और चेक करने के बाद फिर मैं मेरी तसल्ली से, फिर भी मैं गारंटी नहीं लूंगा, मैं क्या दूंगा? ओपिनियन। ओपिनियन में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब इतना चेक करने के बाद भी ऑडिटर गारंटी सर्टिफिकेट देता है या ओपिनियन देता है? ओपिनियन। डॉक्टर ने कभी गारंटी ली है क्या आज तक? डॉक्टर लोग भी क्या देते हैं? ओपिनियन। कितना बड़ा स्कैम है देखो, डॉक्टर लोग कभी भी गारंटी नहीं लेते। ऑपरेशन के समय या डॉक्टर के पास तुम जाते हो तो डॉक्टर से क्या लेते हो? ओपिनियन। मेरे हिसाब से इसको बुखार है, मेरे हिसाब से इसने पैरासिटामोल खाना चाहिए। पैरासिटामोल खा के अगर कोई इंसान मर गया तो डॉक्टर पे केस कर सकता है क्या? नो। डॉक्टर बोलेगा मैंने क्या दिया था? ओपिनियन, मैंने गारंटी या सर्टिफिकेट नहीं दिया था।
गारंटी अगर दिया रहता, इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में आखिरी में वर्ड लिखा रहता, एंड रिसर्च सेंटर, पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रूबी हॉल एंड रिसर्च सेंटर। पेशेंट मर गया तो कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि भैया हमारा तो रिसर्च सेंटर है, हमने तो पहले बोला था हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम, गारंटी नहीं है। और हम वैसे भी क्या देते हैं, ओपिनियन, एंड ओपिनियन अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऑडिटर भी क्या देता है, ओपिनियन। ऐसा लिखता है कि ऑडिटर ऐसा बोलता है क्या, नहीं नहीं, गारंटी के साथ ट्रू एंड फेयर व्यू है, नो, एज पर माय ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू है। कभी किसी ने दूसरे ऑडिटर से ऑडिट करवा दिया, हो सकता है ट्रू एंड फेयर व्यू ना आए, तो ये पहले वाला ऑडिटर क्या बोल देगा, मैंने तो ओपिनियन दिया था, एंड ओपिनियन में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ बात समझ में आ रही क्या? आज इतना सर दिमाग का दही करना पड़ता ऑडिटर को। खाओ, पैसे भी उतने ही मिलते हैं। पैसे भी भरपूर मिलते हैं, भरपूर। सीएसके के ऑडिटर ने लिए होंगे कम से कम 25 लाख रुपए 15 दिन के, 15-20 दिन ऑडिट किया होगा, बरोबर है, बहुत तगड़ी फीस लेते हैं। और फैसिलिटी धोनी से मिल रहा है, सेलिब्रिटी लोगों से मिल रहे हैं, समझ में, 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटी रहती है इन लोगों को, इनके आर्टिकल के भी मजे रहते हैं, है ना। बट सीएसके के ऑडिट के लिए वही सीनियर आर्टिकल जाता होगा इनकी फर्म का, बहुत जाता होगा हर बार, कितनी फैन फॉलोइंग, कितनी सेलिब्रिटी से मुलाकात, खाना पीना, लाइफ ऐश, ये सब। ऐसी 8-10 बड़ी बड़ी कंपनी है, किसी का इंटरनल ऑडिट है तो फिर तो 365 दिन उस फर्म में आने जाना चालू ही रहता है, इंटरनल ऑडिट अगर किसी के पास है तो, ये सुन। हाँ तो सर सीए फाइनल हुआ नहीं, इंटर तक हो गया, तो वो क्या जीवन भर आर्टिकल रह सकता क्या? हाँ रह सकता है, आर्टिकल नहीं रहेगा, फिर वो एम्प्लॉय बन जाएगा उसी फर्म का। तो वो इतना नहीं कमाते ना आर्टिकल तो। आर्टिकल तो क्या है, भत्ता पानी, नहीं मतलब 4-5 हजार रुपए महीना, बस। पढ़ते पढ़ते आपको पैसे मिल रहे हैं ना, सिखाने के पैसे मिल रहे हैं आपको, वो बॉस सिखा भी रहा है और पैसे भी दे रहा है। नहीं, सीए बनने के बाद फिर आप 4-5 करोड़ कमाओ महीने के, स्काई इज द लिमिट। सीए बने नहीं, पर इंटर तक हो गया, तो उसके बाद एम्प्लॉय को कितना मिलता है? तुम अगर तुम्हारे बॉस को महीने का 10 लाख का काम निकाल के दे रहे हो, तो उसको लाख रुपए तुमको महीने का देने में क्या हरकत है? तो उसको जितना काम देंगे उतना। बस। कुछ भी उम्मीद करो मत, ये खत्म करो उसके बाद छुट्टी है। यहां तक आपके मन की आवाजें आ रही, कुछ 2-3 बच्चों के, लिखो अकाउंटिंग क्या है, तो अभी तक नहीं। फाइनल स्टेज और समराइजिंग, ऐसा बोल दो, रिलेटेड टू समराइजिंग। सर पर जब ऑडिटर ऐसे मतलब ये देखता है पूरा ऐसे, तो उसे कितने घंटे लगते हैं ऐसे मतलब चेक करने महीने लग जाते, 1-1.5 महीना, में? महीना लगता, महीना। लिखा बेटा, फाइनल स्टेज है, समराइजिंग है। सर समराइजिंग क्यों बोला? अरे मुझे एक बात बताओ, साल भर जर्नल एंट्री हमारे कम से कम 50,000 एंट्रीज होंगी, इतनी बड़ी पोथी बुक बन गई, बट वही उसके फाइनल अकाउंट 4 पन्नों में हो जाते हैं। साल भर की इंफॉर्मेशन को कितने पन्नों में आपने इकट्ठा कर दिया, 4, तो ये क्या है, समरीज तो है ना, इसीलिए इसको समराइजिंग भी बोलते हैं काफी बार, कि बिजनेस के सारे डेटा को, साल भर का जो डेटा था आपने उसे कुछ लिमिटेड मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजिंग। उसके बाद लिखो, तो सर ओपिनियन कैसा रिक्वायर्ड, हाँ बोल बेटा, फ्रॉड हो गया तो फिर वहां पे डिटेल इंक्वायरी होगी, फिर ऐसा देखा जाएगा कि ऑडिटर ने ओपिनियन दिया, बट वो ओपिनियन मतलब ऑडिटर ऐसा बोल के बच नहीं सकता है कुछ कुछ केसेस में, जैसे ऊपर से दिख रहा है कि यार इतनी बड़ी गलती ऑडिटर से हो ही नहीं सकती, ग्रॉस नेग्लिजेंस है, तो वहां पे ऑडिटर फंस जाएगा। फिर वहां पे ऑडिटर ये बोल के बच नहीं सकता, हाँ ओपिनियन, नो भैया ग्रॉस नेग्लिजेंस है, समझ में आया क्या? छोटा मोटा नेग्लिजेंस हो गया उसमें बच जाएगा, हाँ भैया ओपिनियन दिया मैंने, वैसे भी सैंपल बेसिस पे चेक किया था, 100% चेक करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि नहीं, तुम डॉक्टर के पास गए हार्ट की तकलीफ लेकर के, उसने तुमको एक ही नहीं बीपी की दवाई दे दी, तो यहाँ पे वो ये बोल के बच नहीं सकता, रिसर्च कर रहा था, अरे पागल है क्या, हार्ट की तकलीफ थी, तूने बीपी का इंजेक्शन घुसेड़ दिया, तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, यहाँ पे केस हो जाएगी उस डॉक्टर पे, यहाँ पे मर गया बेचारा वो, समझ में आएगा, जेल में भी जाएगा, सर्टिफिकेट भी कैंसिल होगा, और ये जो पेशेंट मरा, ये पेशेंट अगर डांसर होगा और इसके पैर काम से चले गए तो इसके घर वालों को करोड़ों देने पड़ेंगे, ये पेशेंट अगर टीचर होगा, इसका दिमाग काम से चला गया तो उसके घर वालों को करोड़ों देने पड़ेंगे, समझ में आया क्या? तो ग्रॉस नेग्लिजेंस में फंस जाता है, ऑडिटर बोलो डॉक्टर बोलो, ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। रीजन ही नहीं बचेंगे उसके पास, किसके?
वो अगर गलती हो गई ऑडिटर के अरे वो जिंदा ही नहीं बचेगा। भारत के लोग तो पुलिस में पहुंचने के पहले मार देते हैं ऐसे लोगों को, फिर क्या है, वैसे ही गेम खत्म। वहां पे वो डॉक्टर भागेगा पुलिस स्टेशन की तरफ कि साहब मुझे अंदर ले लो, क्योंकि अंदर नहीं रहा, बाहर रहा तो गुस्से में पब्लिक मार देती है और पब्लिक को फांसी नहीं हो सकती। अलग country पब्लिक ने मारा मतलब किसने मारा, सबने अगर एक एक पत्थर भी मारा उसको तो मर जाएगा बेचारा वो तो। सर पर अलग कंट्री में जा सकता है किसमें, बचने के लिए। अरे उसके लिए रॉकेट लॉन्चर लगा के जाएगा क्या, उससे पहले यहाँ से कहीं चौक तक पहुंचना होगा, चौक तक पहुंचने तक ही चौप चौप हो जाएगा पूरा, है ना। हाँ अगर तेरे पास कोई रॉकेट लॉन्चर है, कोई ऐसे शूज है, या फिर तूने पिछवाड़े में कुछ लगा दिया डायरेक्ट ऐसा उड़ गया तो जा सकता है, समझ में आएगा। आ जाओ प्लीज ध्यान देना। सर का प्रेशर लगा शो देखिए। सो फाइनल स्टेज हो गया, समराइजिंग हो गया, रिक्वायर्ड स्किल स्टाफ, है ना। एंड ये रूटीन लेवल वर्क नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिकल वर्क, एक आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और बताओ मुझे वो स्पेसिफिक पीरियड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12 महीने। वेरी गुड। अच्छा हर बार ये 12 महीने रहेगा क्या, नो। पता चला मैंने बिजनेस अभी 1 जनवरी को स्टार्ट किया और पहला साल कहाँ खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 3 महीने का ही बनेगा पहला फाइनेंशियल ईयर, यस और नो। सो जनरली 12 मंथ। कुछ बात समझ में आई क्या। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अकाउंटेंसी हम लोग देखेंगे। आधा घंटा वेट थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हाँ कल छुट्टी है।